नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका पुला, मेरे साथ है मानसी और अजय। तो यूएस फेड मिनट से पहले कल बाजारों में एक बड़ी गिरावट यूएस मार्केट्स में आपको देखने को मिली। डाउ में, नास्डैक में 2 से 2.5% की गिरावट दिखी। कुछ अर्निंग्स जो नंबर्स आए वो भी डिसअपॉइंटिंग हुए। तो बाजार में जो एक लगातार हायर फॉर लॉन्गर का एक हैंगओवर दिखा और उस डर में क्या यूएस मार्केट्स में कल जो एक गिरावट देखने को मिला उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर किस तरह का पड़ेगा, इस पर चलिए चर्चा करते हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, मॉर्निंग अजय। तो मिनट्स की तो अब इंतजार है ही बाजार को, और खैर हायर फॉर लॉन्गर ये सारा स्टांस तो है, लेकिन बाजार एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों पर एक्साइट भी हो जाता था बाजू पीछे। थोड़े से डेटा पॉइंट सॉफ्ट आए तो एक रैली आ जाती थी, लेकिन अब एक जो बड़ा इवेंट आना है, फेड मिनट्स आने हैं, बुधवार को आज जारी होंगे, यानी कल हमारे सामने होंगे। उससे पहले बाजार में एक नर्वसनेस है। आप फिर से बॉन्ड यील्ड को फिर से 4% के पास जाते हुए देख रहे हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर आ चुका है। तो ये जो एक गिरावट सी दिख रही है, थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकती है और हैंगओवर बाजारों पर रहेगा इंडिया पे भी। देखिए, एक बार चार्ट देखते हैं। कल बहुत बड़ा क्रैक आया है, ये मामूली गिरावट नहीं है। बिल्कुल। जो अब इस कल की जो गिरावट है उसने यूएस में जितनी भी फेड मिनट्स में बेरिशनेस आ सकती है वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर दी है। तो अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। ठीक है। ये इतना बड़ा क्रैक हमने देखा है, 2% से ज्यादा डाउ गिरा है। इसका क्या मतलब है? कल यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो ये हुआ है कि यूएस मार्केट के स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये मानने लगे हैं कि जो मार्च की फेड मीट होगी उसमें 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है। 25 डिस्काउंटिंग था, तो यानी और ये डिस्काउंटिंग का एडजस्टमेंट आपको यूएस मार्केट में नजर आया। अगर आप यील्ड्स की बात करें, यील्ड्स का भी चार्ट लेके आइए। यील्ड्स भी जो है 3.25 तक आ गई थी, लेकिन कल हमने ये नैस्डैक के देखिए ये भी क्रैक किया अच्छा खासा। कल हमने यूएस यील्ड्स में अच्छी रिबाउंड देखी है। ये पूरा एडजस्टमेंट वही था। अब जो है बाजार अब 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक फैक्टर इन करना शुरू कर रहा है। ये एडजस्टमेंट हुआ है। ओके, हायर फॉर लॉन्गर के लिए तो प्रिपेयर्ड है, लेकिन हायर फॉर लॉन्गर तो पता है, वो तो उसको वजह हाइक पता है, है। वो एक एडजस्टमेंट है जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया। 25 के आप 5 खाने वाले थे, या आप अभी एक स्लोइंग डाउन रेट हाइक का ट्रैजेक्टरी चेंज होकर वापस एक बड़ा रेट हाइक आ गया। तो ये एडजस्टमेंट बड़ा हिट के खाने के लिए भी तैयार है। अब एक साथ बड़ा हिट आने की का डर जो है बाजारों कल एडजस्ट किया है, एडजस्ट करने की कोशिश। और ऑफ कोर्स हाँ कुछ कह रही हैं आप, बताइए। इसके अलावा अगर देखें जिस तरह के कुछ सेंटिमेंट्स जैसे होम डेपो, वॉलमार्ट के नतीजे ठीक ठाक रहे, लेकिन गाइडेंस आ जाए, देखिए वहाँ काफी हद तक सेंटिमेंट्स बेरिश हुए। देखिए, नतीजे जो होते हैं वो बैकवर्ड लुकिंग डेटा होता है, क्योंकि वो तो क्वार्टर खत्म हो गया जो। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी आगे आके गाइड कर रही हैं कि दिक्कत है हमारे कारोबार में, और हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि बल्क ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए अभी तक S&P के, लेकिन आगे ये गाइडेंस कमजोर है। डायरेक्टर साहब गाइडेंस लेके आए कृपया करके। तो आपको हम बताएं कि होम डिपो में गाइडेंस ने माहौल बिगाड़ दिया। हाँ। और होम डिपो एक कंज्यूमर कंपनी है। वो जो है कंजम्पशन एक एवरेज यूएस सिटीजन आके उनसे माल खरीदता है। जब वो गाइडेंस जो है कम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क करने वाली बात है। एक्चुअली लास्ट क्वार्टर में भी इनकी गाइडेंस खराब थी और वो एक कंटिन्यूड गाइडेंस आपको खराब दिख रही है, और प्रेशर एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, और वो है जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 24 घंटे से, वो अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सतर्क वाली बात आ गई है। क्योंकि कल जो है कल जो है पुतिन साहब ने जो कमेंट्री दी है कि हम अपनी आर्म्स की ट्रीटी को रद्द कर रहे हैं, यानी अब हम ओपन है न्यूक्लियर भी यूज करने के लिए। हालांकि कोई ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन पोजिशनिंग हो रही है। और 1 साल हो रहा है इस वॉर को, यूक्रेन वॉर को। मार्केट को लग रहा था कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी बात, लेकिन सिमर हो रही है। दोनों तरफ से रशिया को चाइना ने और यूक्रेन को यूएस ने नए आर्म्स पहुंचाए हैं। तो ये कमेंट्री जो है थोड़ा सा बाजार को एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए इसके ऊपर। तो ये वीक कमेंट्री, बड़ा रेट हाइक का एडजस्टमेंट, और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कुछ खास हो नहीं रहा है, तो ये सब मिला जुला के ग्लोबल मार्केट का माहौल इस समय थोड़ा नरम हो गया है। बिकवाली का दबाव है और यहाँ भी, और इनफैक्ट यही मैं आपसे कहने भी वाली थी अजय कि ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स तो हैं ही, लेकिन इसमें रशिया यूक्रेन ने भी फिर से सर उठाना शुरू किया है। तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न है जिस पर नजर आएगी। लेकिन इन सबके साथ साथ अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, एक तो हमारा मंथली एक्सपायरी का हफ्ता चल रहा है, तो वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय बाजार संभल नहीं पा रहे। सेक्टर स्पेसिफिक भी कोई मूवमेंट नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी मूवमेंट जरूर दिख रही है, और इंडेक्स पर तो नजर ही नहीं डाल सकते। देखिए, इस वाले हफ्ते में ना वॉलेटिलिटी उतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इससे पहले वाले 2 हफ्तों में हम दबाव देख रहे हैं। हाँ। जब हम गिर चुके हैं और बेयर्स जो है हावी हैं और वो डीप इन द मनी है, शॉर्ट किया हुआ,
जो ट्रेडर है, तो वो अपने प्रॉफिट बुक कैसे करता है, कवर करके पोजीशन, स्क्वायर करके शॉर्ट पोजीशन को, लेकिन हो नहीं रही है। बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स आ नहीं रहे हैं। इसका सीधा मतलब है एक्सपायरी वीक के बावजूद लोग अपने शॉर्ट रोल ओवर को रोल कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन को ही रोल कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अब जो है नीचे की विंडो खुल गई है। अब पहले हम बात कर रहे थे कि 17,800 पे शायद मजबूती है, आज हम 100 पॉइंट खुलेंगे ही उसके नीचे वहां से इंट्राडे रिबाउंड आता है या हम रेंज बाउंड होकर नीचे खिसक जाते हैं। ये आज टेस्ट होने वाला है। ये देखिए निफ्टी 17,800 के करीब बंद हुआ कल, अब सपोर्ट 17,600 पे है। 17,500-600 वाला जोन जिसको हम पीछे छोड़ के आ गए थे वो हमारे लिए खुल गया। एक और मैं व्यू बताना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ट्रेडर व्यूअर्स को सबको पता होना चाहिए कि अभी तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत मजबूती से डटे रहे, फ्लोज बहुत पॉजिटिव थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और वो ये बता रही है कि अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैश पोजीशन बढ़ाई है। और यूजुअली ऐसा तब होता है जब वो थोड़ा पाउडर ड्राई रखना चाहते हैं कि भाई आगे अच्छे मौके मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन लेवल्स के साथ काम करें। आपको अच्छे बहुत ओवरसोल्ड हो जाएगा, 17,600 के आसपास बाजार आए रेंज के नीचे एंड पे, तो जरूर लॉन्ग पोजीशन अटेम्प्ट करनी चाहिए। एक तरफ से तो बाजार कभी भी जाता नहीं, तो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड को सबको मौका मिलेगा, लेकिन ऊपर के भाव में देते रहिए, नीचे में लेते रहिए। यही बहुत लॉन्ग पोजीशन बहुत देर तक होल्ड मत करिए। यही स्ट्रैटेजी चल भी रही है एक्चुअली 2-3 वीक से, देखना होगा। लेकिन अब आज जब नीचे का जब जोन खुलता हुआ दिख रहा है तो देखना होगा कि वहां कहां तक की आपको दायरा खुलता हुआ नीचे का खुल रहा है, देखिए। लेकिन इस वक्त 4 बड़े ट्रिगर्स, ये तो हमने यूएस मार्केट को ब्रीफली डिस्कस किया, ग्लोबल सिनेरियो कैसा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी आपके लिए कौन से बड़े फैक्टर्स आज प्ले आउट करेंगे। तो यूएस मार्केट में आपको गिरावट दिखी, उसका इम्पैक्ट आप 650 पर देख रहे हैं। आप जियोपॉलिटिकल टेंशन की हम लगातार बात करें कि फिर से आपको जिस तरह से कल व्लादिमीर पुतिन की कमेंट्री आई वो एक, लेकिन उसका फियर कुछ ज़्यादा बाजार में दिखा नहीं। एक बार के लिए हल्का सा बाजार गिरे 30-40 पॉइंट, वो डिप बॉट भी हुआ। लेकिन जो तीसरी चीज़ जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए अब सीमेंट के लिए जो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, इस पर आप सीमेंट ऑलरेडी एक अच्छा खासा फोकस्ड सेक्टर है, इस पर बात करेंगे। प्राइस हाइक के ट्रिगर्स हैं, तेज़ी बनी हुई है सेक्टर में, और क्या ट्रिगर स्ट्रैटेजी होगी यहाँ ट्रेड की। और आज साथ ही आज क्योंकि आज यूपी में वहाँ विधानसभा का बजट पेश होना है, और कौन कौन सी यहाँ पर सोशल स्कीम्स को कौन से किन कैसी एलोकेशन डिसाइड हो सकती है, यहाँ अनाउंस हो सकती है, इस पर ज़रूर नज़र, रेल इंफ्रा और इन सब पर ज़रूर नज़र। तो ये तो 4 बड़े ट्रिगर्स रहे। अब एक बार एफएनओ समझ लेते हैं मानसी, एफएनओ में क्या किया कल। इनफैक्ट कल हमने देखा कि छोटा ही फिगर था दोनों का ही, एफआईएसडीआईएस का। बिल्कुल, चाहे खरीदारी को हो या बिकवाली के हो, आप प्रियंका, फिगर्स तो छोटे, क्वांटम छोटा आ रहा है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है। लेकिन ट्रेंड से शुरुआत करेंगे। माइल्ड अनवाइंडिंग का ट्रेंड है, 17,826 के इर्द गिर्द ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा, और इन्हीं एक टाइट रेंज में हमने क्लोजिंग भी इसी के आसपास देखी। अगर आप देखेंगे प्रीमियम करीब 30 पॉइंट्स का देखने को मिल रहा है, इसी के चलते निफ्टी में अनवाइंडिंग का ट्रेंड या माइल्ड अनवाइंडिंग कही जा सकती है। और वहीं बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। करीब 70 अंकों के प्रीमियम के साथ हमने देखा यहाँ पर माइल्ड अनवाइंडिंग के ट्रेंड बनते हुए देखने को मिले। 4673 के लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग रही। रोल ओवर प्रीमियम्स की अगर बात करें निफ्टी में काफी एक्सपेंसिव रहे, ये करीब 125 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स तक के रोल ओवर प्रीमियम रहे। और ध्यान रखिए क्योंकि हम कल मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज के जो डेटा है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और साथ में आज शाम को जो डेटा आएंगे वो भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट होंगे कल ट्रेस करने के लिए। पीसीआर चेंजेस जो है प्रीवियस 0.7 निफ्टी में थे 0.8 के आसपास है, और बैंक निफ्टी 0.5 0.6 के लेवल्स के ही आसपास। विक्स पर खास तौर से ध्यान रखें क्योंकि 4.7% का चेंज देखने को मिल रहा है, करीब 13 का जो था वो 14 तक जाता हुआ देखने को मिला है। और साथ ही अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन सी कॉल सबसे ज्यादा एक्टिव है ये देखेंगे, निफ्टी में 18,000 की कॉल है जिसमें अनवाइंडिंग का ट्रेंड नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं 41,000 की कॉल पर अगर नजर डालेंगे फ्रेश शॉट्स यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। तो सेंटिमेंट्स इससे ठीक तौर से पता चल रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा हावी होगी। और अंत में एफआईएस की कैश में हमने देखा 525 करोड़ यानी कि छोटे क्वांटम पर खरीदारी दिखी। 235 करोड़ की बिकवाली डीआईएस ने कैश मार्केट में की, और वायदा बाजार में इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली के आंकड़े थे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में हमने खरीदारी देखी, और साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो जो छोटे छोटे क्वांटम में खरीदारी एफआईएस की तरफ से लौट रही है, लेकिन इससे कोई ट्रेंड मानना सही नहीं होगा। बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी है, बहुत। और ये 200, 250, 400, 500 करोड़ का जो बाइंग फिगर है वो बहुत सिंगल टाइप का, बहुत
आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा, 10-15 दिन आपको ट्रेंड और देखना वो पड़ेगा, सस्टेन नहीं हो रहा है। सस्टेन करे तब जाके ये कहना आसान होगा कि कहीं कुछ घुमा है, अभी तो बहुत जल्दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रत्नेश गोयल जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रुद्रमूर्ति भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रत्नेश गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप एक दिन एक्सपायरी के पहले रोल-ओवर्स किस साइड पे हो रहे हैं ज्यादातर? गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। अजय जी, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, लास्ट टाइम मैं जब आपके साथ जुड़ा था शो मैंने बोला था कि हम डेली चार्ट पे निफ्टी फ्यूचर का देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज जो आ रहा है फॉलिंग आ रहा है और उसको एग्जिट टच करके अब उसका जो सप्लाई ले रहा है वो कंटिन्यू बना हुआ है और हम देखेंगे कि एवरेजेस जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है उसका भी नेगेटिव क्रॉसओवर हमको डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में डेफिनेटली हाई लेवल पे तो जैसा आपने कहा कि कंटिन्यू सप्लाई बना हुआ है वो बना रहेगा, पर आज के सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सपायरी के एक दिन पहले का, क्योंकि बाजार में नीचे में 17,800 17,700 ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट थे और अगर हम कॉल राइटर का भी देखें पोजीशन तो 17,600 17,800 बना हुआ है। तो ये देखना रहेगा कि आज का सत्र में नीचे खुलने के बाद में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि नहीं, तो 10-15 मिनट थोड़ा सा रोकेंगे और उसके बाद में फिर कोई ट्रेड लेना चाहिए स्पेशली इंडाइसेस में। और कंटिन्यू जैसे हम बात करके इंडाइसेस में थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए, थोड़ा साइडलाइन में रहना चाहिए और थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कॉल राइटर का देखें डाटा तो 18,100 बना हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सप्लाई है और नीचे पुट राइटर देखेंगे तो 17,800 17,600 बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल अभी भी एक रेंज दिखा रहा है, टाइट रेंज दिखा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा हमको स्टॉक स्पेसिफिक और स्पेशली थोड़ा सा मिड कैप में, लास्ट टाइम भी जब मैं आपके साथ था मैंने मिड कैप के स्टॉक्स दिए थे और उसमें थोड़ी तेजी हमको देखने को मिली थी, जैसे त्रिवेणी टर्बाइन दिया था और एक कुछ आईटीज के दिए थे। तो मेरा अभी भी भरोसा यही रहेगा कि मिड कैप आईटी पे थोड़ा सा हमको वापस से बेट करना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू मैं आपको बोल रहा हूँ कंटिन्यू इसमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो अभी तक अपना 50 दिन मूविंग एवरेज टच ही नहीं करा है, जबकि वो निफ्टी फ्यूचर टच कर चुकी थी। तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस रहेगा और ऐसा लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। आज के सत्र में देखना रहेगा कि 40,500 का जो पुट राइटर है वो एक्टिव था कल तक, अब वो अगर नीचे जाती है तो वो कितना शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट और कवर अपने करते हैं कि क्या करते हैं वो देखना रहेगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा साइड लाइन में बना रहे और स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप में जरूर आप ध्यान लगा के रखें। ओके ठीक है, तो ये आपका एक इंडेक्स पर व्यू है। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट है, हमारे साथ सीए रुद्रमूर्ति है, उनसे भी समझते हैं कि वो आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। मॉर्निंग रुद्रा, आज क्लियरली क्या निफ्टी इंडेक्स पर शॉर्ट्स ही लेने चाहिए, क्या आपका स्ट्रैटेजी होगा आज इंडेक्स पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन द पैनल। मेरे को ये लगता है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड शॉर्टिंग के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। क्रूशियल सपोर्ट जोन था वो 17,850, वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट इज जस्ट नाउ गिविंग यू दैट गैप डाउन ओपनिंग ऑल्सो। मेरे को 17,650 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन निफ्टी फ्यूचर। वो सपोर्ट को आज टेस्ट करके I feel that support will be held and मेरे को ये लगता है market will consolidate and see some amount of time wise correction. Price wise we may not see something more from current level. Market will be definitely sector specific or stock specific. At index level I feel after today's gap down open I don't see great risk reward. In fact मेरे पास short positions है, I'm looking to cover those short positions today once we get that gap down open, and also as we go closer to that support zone of 17,650 17,500 zone, I will in fact look at covering short and look at taking fresh long position in specific sector and specific stocks. Levels को देखना है तो बैंक निफ्टी पर 41,000 क्रूशियल सपोर्ट है एंड आज का गैप डाउन का बाद वो 41,000 सपोर्ट को होल्ड किया तो I will definitely look at covering all the short positions and look at initiating long position on sector specific and stock specific calls only. रुद्रा, इंटरेस्टिंग, अब आप इस गैप डाउन को कवर करना चाहेंगे अपने शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशन लेना चाहेंगे। हम वापस आते हैं रुद्रा आपके पास और रत्नेश आपके पास। निकुंज हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, अपने पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं और आज 80 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है, आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड किस तरफ देखते हैं? आज जो डेटा आया, जिस तरह ग्लोबल मार्केट बिहेव किया ओवरनाइट।
अच्छा देखिए, हम रोज़ वही बात करते हैं, मार्केट रेंज में है, मार्केट रेंज में था, मार्केट रेंज में है और मेरे को लगता है मार्केट रेंज में रहेगा। अब मैं बोलूँ मार्केट रेंज में रहेगा तो हम कोई नया वक्तव्य नहीं बोल रहे हैं। ये समझना पड़ेगा मार्केट रेंज में क्यों है। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मुद्दा वो है मार्केट में। मेरे हिसाब से इस रेंज बाउंड मूवमेंट के 2 या 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो है कि भाई आपकी जो अर्निंग्स थी इतनी अच्छी नहीं रही है। अर्निंग्स आपकी Q3 की इतनी अच्छी नहीं रही है, डाउनग्रेड्स आए। सेकंड, स्लो डाउन जो अब आपको फील होने लगा है आसपास, पास पड़ोस, ताऊ चाचा, अगर आप बात करेंगे तो स्लो डाउन अब आपको एक फील होने लगा है। तीसरा, मुझे लग रहा है कि इस समय इस मार्केट के अंदर एक जो मोमेंटम था जो हम देख रहे थे, एक हाई बीटा ग्रुप था बैंक्स, उसमें बहुत मोमेंटम था। देखिए जब बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं ना, बड़ा हाई बीटा होता है और काफ़ी बैंक एफएनओ में है, 2 डिजिट के हैं, 3 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं। आपको क्या पसंद है आप बैंक में मोमेंटम ले सकते हैं। अनलाइक लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स जहाँ पे इतना हाई बीटा नहीं होता है। बैंक हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट बीटा इन द मार्केट। एक हाई बीटा सेक्टर जो अक्टूबर से जनवरी तक एकदम हाई बीटा में था, पूरा घूम चुका है। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर मोमेंटम जो था ट्रेडर के लिए वह भी इस समय नहीं दिख रहा है। तो ये कारण है जिसकी वजह से मार्केट इस समय रेंज में है। इनफैक्ट आपने मोमेंटम की बात की निकुंज, हमने कुछ डेटा भी निकाला कल, वो ये बता रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं, कैश वॉल्यूम्स हैं, वो भी एक तरह का मोमेंटम इंडिकेटर है कि रिटेल के कैश वॉल्यूम 34 महीने के लोएस्ट लेवल पे गिर गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट ही कम होता जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर जब आता है वो ट्रेडिंग के लिए आता है, वह इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा नहीं आता है। जो हमने जो डेटा देखा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सिप रूट से हो रहा है, म्यूचुअल फंड रूट से हो रहा है, पीएमएस रूट से हो रहा है। पर जो रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव ट्रेडर है वह एक ट्रेडिंग या फिर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू के लिए आता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू के अंदर अगर आपको मार्केट रेंज में है मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स इस समय शायद ऊपर नीचे घूम रहे हैं। आप देखिए पीएसयू बैंक्स कितने नीचे आ चुके हैं, मेटल स्टॉक्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, आईटी लास्ट ईयर नीचे था, इस ईयर ऊपर है। ऑटो को मिला करके इस मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं है। तो मार्केट के अंदर जब आपको इंटरेस्ट रिटर्न नहीं मिलता है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप लॉस नहीं बना रहे हैं मगर एक उत्साह नहीं देखने को मिलता है। आप शायद, मैं फ्रस्ट्रेट तो नहीं मैं बोलूँगा एक प्रकार आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है प्रमुख कारण जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जी, मैं हमेशा बोलता हूँ जिसके अंदर अगर भाव ऊपर जाता है डिमांड ज़्यादा होती है। ये विचित्र मार्केट है। जब कोई घर का दाम नीचे जाता है डिमांड कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? डिमांड ज़्यादा होती है जब कोई चीज़ सस्ती होती है। फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है वो सस्ती हो जाती है तो आप ज़्यादा खरीदते हैं। शेयर मार्केट के अंदर उल्टा होता है। शेयर मार्केट के अंदर डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और जितना ऊपर जाता है उतनी ज़्यादा डिमांड आती है। एब्सोल्युटली। सो ऐसे में निकुंज, इनफैक्ट जब ये बात हो रही है, आप क्लियरली कह रहे हैं कि स्लो डाउन है और वो पिंच हो रहा है, और अब बड़ी बड़ी कमेंट्स भी तो आ रहे हैं, जो गाइडेंस आ रही है यूएस में, जैसे वॉलमार्ट से, होम डिपो से, वहाँ से जो गाइडेंस आई, और उन्होंने कहा ये गाइडेंस पिछले क्वार्टर में भी दी थी, वीक रहेगा, फ्लैट सेल्स रहेंगी। इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें तो पड़ेगा। इंडिया को वी कांट बी अनटच्ड एट ऑल। ठीक है, यूएस की और इंडिया की इकॉनमी अलग अलग है, लेकिन टेक्सटाइल काउंटर्स हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स हो, इन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है? कैसे स्ट्रेट करना चाहिए? वॉलमार्ट तो स्पेसिफिक वॉलमार्ट की अगर आप बात करें तो स्पेसिफिक वॉलमार्ट से कितनी इंडियन कंपनीज का रिलेशनशिप है पहले वह समझना पड़ेगा, और कितनी लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है वह समझना पड़ेगा। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा बायर है, और वॉलमार्ट अगर स्लो डाउन हो रहा है, जो कि पता है हमको, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है चाइना के ऊपर। और मेरा मानना है कि चाइना इज़ अ फैक्ट्री टू वॉलमार्ट एंड टू अमेरिका। अगर वहाँ स्लो डाउन आता है तो भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस साल भारत का पैसा चाइना में गया है। चाइना में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है इस साल, मगर अगर अमेरिका में स्लो डाउन आता है, और चाइना भी हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग अप के बाद इतना ज़्यादा उसमें उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह चीज़ भारत को ऑन द मार्जिन इम्पैक्ट करेगी। एक्सपोर्ट डिनोमिनेटेड स्टॉक्स जो रहेंगे वो अंडर प्रेशर ऑलरेडी हैं। आप अगर वेल्सपन को देखिए, अगर आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखिए, या फिर आप गोकुलदास को देखिए, जो एक्सपोर्ट डिनोमिनेटेड स्टॉक्स हैं वह अभी भी प्रेशर में है। इंडिया की स्टोरी डोमेस्टिक है, और आपको डोमेस्टिक कंपनियों में ही ध्यान देना चाहिए। कंपनीज एंड सेक्टर्स विच विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड आई थिंक विल ऑलवेज बी आउट परफॉर्मिंग। तो इस जो हम मंदी तो नहीं है, मगर हम इस रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर मेरे को लगता है कि कुछ महीनों के अंदर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे, और वो आपको डोमेस्टिक मार्केट में ही देखनी चाहिए, क्योंकि आप रिलेटिव बेस पे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ आपकी ग्लोबल स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है।
इंडिया की स्टोरी डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फिर ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ होंगी? क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने अपना सर उठाना शुरू किया है। पीबी फिनटेक इन पर्टिकुलर अगर देखें, करीब 3-3.5% की तेजी हमने देखी थी। अच्छे नंबर्स, उसके बाद कमेंट्री के बाद इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। जी, पीबी फिनटेक इसलिए क्योंकि आज कोई खास इसमें न्यूज़ फ्लो नहीं है। एक हमने एक नया शो चालू करा है, क्लास ऑफ 21। ओके, तो कहते हैं ना कि जो 2021 और 22 में जो कंपनीज पब्लिक गई थी क्लास ऑफ 21, वो कौन सी बड़ी कंपनीज पब्लिक गई थी? जोमेटो, उसका इंटरव्यू थोड़े दिन में हम दिखाएंगे। पीबी फिनटेक आज हम दोनों चैनल से भी दिखा रहे हैं और 2-4 बड़े हम इंटरव्यूज़ दिखाएंगे। तो पीबी फिनटेक इसलिए रडार पे डाला हुआ है बिकॉज जब मैं मिला इनसे तो एक बात तो स्पष्ट है कि एक चेंज हो चुका है। तो कहते हैं ना जी, कुश्ती का दंगल और कराटे का रिंग जो होता है अलग अलग, बॉक्सिंग का रिंग अलग अलग होता है। तो जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज थी और जब ये प्राइवेट कंपनीज थी तो इनका जो दंगल है पूरा का पूरा बदल चुका है। और वो शायद रियलाइजेशन इन सम प्रमोटर्स को आने लगा है कि भाई जब हम पब्लिक मार्केट में हैं तो हमारे रूल्स डिफरेंट हैं और जब प्राइवेट मार्केट में थे हमारे रूल्स डिफरेंट हैं। ये स्टॉक में इंटरेस्ट ज़रूर देखने को मिला है, मगर मुझे मानना है कि इन कंज्यूमर टेक स्टॉक्स के अंदर जो भारी एक उत्साह था उसके बाद भारी गिरावट आई, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। ओके, और सब स्टॉक्स नहीं ऊपर आए, कुछ स्टॉक्स ऊपर आए हैं, पर जहाँ पर भी मार्केट को अब क्लैरिटी मिल रही है कि भाई विजिबिलिटी है, ग्रोथ है, प्रॉफिट आने वाला है, मुझे लगता है कि वहाँ पर ठीक है। मतलब जोमेटो पीबी फिनटेक में कंपेयर करें तो इस समय पीबी फिनटेक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है बिकॉज जोमेटो को तो स्लो डाउन की वजह से मार पड़ी है और ये एडजस्टेड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। दिस गोज विदाउट सेइंग, इस शब्द का इस्तेमाल करना है। एडजस्टेड वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, बोलते हैं ये हमारे नंबर हैं जी, हमारी ग्रोथ आने वाली है। एडजस्टेड नंबर नहीं है हमारी कंपनी क्लास ऑफ मतलब क्या तरीका है। मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि भाई आप एडजस्टेड देखिए, बॉम्बे बड़ा अच्छा शहर है, एडजस्टेड 2 रोड्स। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आपको छोटी सी झलक सुनवा देते हैं निकुंज का स्पेशल इंटरव्यू पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट के साथ यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ पे आप देख सकते हैं। छोटी सी झलक आपको सुनवा देते हैं, फिर बाजार की चर्चा आगे लेके चलेंगे। My stake has increased and will hopefully increase further by about 1% since the point when we went public till now. So why will your stake increase? Because we had ESOPs, which when you get the ESOPs, you exercise them and your stake goes up. And when you exercise them, you also have to pay taxes. Thank you. So for that, you have to sell some shares. That is how it is for most people. Has the public market forced you to rethink any of your strategies? The general mantra for a consumer tech or a fintech company was growth. And the more you grow, the more you are valued. That was the matrix which was used by PE investors. Yeah. But has the stock market or the public market compulsion forced you to rethink your growth strategy? So one of my frustrations is that the public market will claim that it has forced us to rethink our strategy, while our strategy has not changed at all. Or is it? At all. Okay. It is exactly what we were going to do, is what we are doing. Nothing has changed. But my frustration is that we will not be given credit of that in the end, because the market will spin its own story. And so the market will, or the media will spin its own story. And the story that fits the narrative right now is that the public markets have forced the companies to go towards profits. तो ईटी नाउ स्वदेश की एक खास पेशकश पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट आशीष दाहिया सीईओ हमारे साथ जुड़े। इस कॉन्वर्जेशन की झलक आपने देखी, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्वर्जेशन, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 9:40 पर ईटी नाउ स्वदेश पर देखना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रत्नेश और रुद्रा से उनके ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। रुद्रा, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि अब आप शॉर्ट कवर करके लॉन्ग से ट्रेड ढूंढ रहे हैं। किस तरह के स्टॉक सिलेक्शन दिखाई दे रहा है आपका आज सुबह? जी, पहला मेरे को टाटा मोटर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं और टाटा मोटर्स का सपोर्ट जोन है 430। अभी रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है पोजिशनली लॉन्ग करने के लिए। स्टॉक एफ&ओ में भी है और
post result stock has definitely given that clear accumulation pattern और stock का 450 breakout zone है, but I want to buy it much before that because we are very close to the support zone. So very tight stop loss of 425 at current market price. I will be a buyer looking at first target of 450 and then target of 480, and eventually this year Tata Motor can even go to 700. This will be the stock of the year for Rudra. Available in F&O, take long position, carry and manage your risk as well as position sizing very well. And on the short side still, I feel IndusIndia Bank has more downside. I know the news fundamentally in terms of promoter buying all that, but then this stock has to correct because of valuation concerns as well as on chart. Repeated resistance is seen in IndusIndia Bank. मेरे को initial target of 1070 and eventually 1040 can come on IndusIndia Bank. For this short call, I want to keep a stop loss of 1110. So one long call as well as one short call, and one has to be very stock specific. In the year 2023, this year will not be buy any stock and make money. You have to be very sector and stock specific. I'm picking one on the long side और एक और on the short side. चलिए ये कॉल्स रुद्र मूर्ति की तरफ से इंडसइंड बैंक पर बिकवाली की रणनीति 1070 के टारगेट्स ट्रेडिंग आइडियाज रत्नेश के पास भी है, उनसे भी समझते हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश, बताएं क्या है आइडियाज और खरीदारी की तरफ इशारे हैं या फिर खरीदारी और बिकवाली दोनों आइडियाज होंगे? मानसी जी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था और मैं कंटिन्यू बोलते रहा हूँ कि हमको थोड़ा सा फोकस मिड कैप स्टॉक्स पे करना चाहिए, तो मेरा आइडिया मिड कैप स्टॉक्स पे रहेगा खरीदारी का। इसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि जहाँ एक तरफ इंडाइसेस या फ्रंटलाइन इंडाइसेस थोड़ा सा अपना लो पे जा रहे हैं और ये वाला जो स्टॉक में जो 2 स्टॉक लेके आया हूँ खरीदी का, वो अपने ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक काफी अच्छी ताकत हमको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में भी। तो आज हो सकता है थोड़ा सा बाजार नीचे खुले, ये स्टॉक्स थोड़े से और नीचे खुले, तो नीचे खुलेंगे तो और ज्यादा अच्छा इसमें खरीदारी का मौका रहेगा। तो पहला स्टॉक मेरा यूनिवर्सल केबल का है। इसको इंट्राडे के साथ साथ आप पोजिशनल भी बेट कर सकते हैं। 360 का स्टॉप लॉस रहेगा और 430 का टारगेट रहेगा। ऐसे ही सेकंड स्टॉक काइंस का है। काइंस ने भी आप देखेंगे काफी अच्छा कल एक ब्रेकआउट दिया विद वेरी गुड वॉल्यूम और ये भी एक अपने लाइफ टाइम हाई पे आ गया डिस्पाइट की बाजार में जहां हमको थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है। तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 920 का, उसका टारगेट रहेगा 970 का। इसके साथ ही मेरा एक सेल कॉल रहेगा ABFRL का। कल के सत्र में भी थोड़ी सी हमको इसमें गिरावट देखने को मिली थी। इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। कल के सत्र में एक हैवी वॉल्यूम हमको देखने को मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 251 का और टारगेट रहेगा 239 का। तो एक दो खरीदारी मिड कैप के और एक सेल का कॉल रहेगा F&O के तरफ स्टॉक्स में से। ठीक है, एक बहुत बड़ी खबर डेवलप हो रही है। रत्नेश और रुद्रा हमारे साथ जुड़े रहिए। और वो बड़ी खबर ये डेवलप हो रही है इस समय कि जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम है वो अब लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको कल ही बताया था कि सेबी ने ऑलरेडी इस पूरे फ्रेमवर्क की 3-4 साल पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब बातचीत चल रही है डिस्कशन लेवल पे एक्सचेंजेस में और ब्रोकर कम्युनिटी में, कस्टोडियन से, जो पूरा एग्जीक्यूशन वाला इकोसिस्टम होता है वहाँ बातचीत चल रही है। एक तरफ तर्क ये आ रहा है कि विदेशों की तरह हमें अपने स्टैंडर्ड्स और हमें अपने टाइमिंग उतने ही लंबे लॉन्ग आवर्स करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम ट्रेडिंग का अदरवाइज दूसरे विदेशी एक्सचेंजेस पर चला जाता है। दूसरी तरफ तर्क ये है कि क्या हमारा इकोसिस्टम तैयार है, क्या चैलेंजेस हैं जो हमें ओवरकम करने पड़ेंगे अगर हमें लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स देश में लागू करने। ये माहौल है पूरा, ये पूरी स्टोरी है। इसके दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ कमलेश शाह, प्रेसिडेंट एनमी, जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। कमलेश, गुड मॉर्निंग। 18 संदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद मौका देने के लिए। बिल्कुल। अब आप ये बताएं सबसे पहले कि ये जो डेवलपिंग स्टोरी है लॉन्गर आवर्स, क्या बाजार इसके लिए तैयार है? आप इस बात को कैसे एनालाइज करते हैं? क्या चैलेंजेस हमें पूरे करने होंगे? देखिए, ये मैटर जैसे आपने बताया सेबी से अप्रूव हो चुकी है और अलग अलग फोरम में ये अभी डिस्कस हो रहा है और सारे स्टेक होल्डर का ओपिनियन गैदर किया जा रहा है। हाँ, ये जो इम्प्लीमेंट होना है उसके कई फायदे हैं और कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे कि पहला फायदा तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट से जुड़े रहेंगे, जिसको
सुबह या मार्केट आवर्स में टाइम नहीं मिलता है वो शाम को भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इंडिया एक महत्वपूर्ण देश है और हमारी मार्केट डेवलप हो रही है। हमारी मार्केट सबसे बेस्ट है ऑटोमेशन के जरिए से। तो अब ये टाइम आ गया है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और ये हम चाहते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन इंडिया में ही हो। अभी जो SGX निफ्टी से हम प्राइस डिराइव करते हैं वो प्राइस हम अपने मार्केट से डिराइव कर सके। जो इन्वेस्टर्स जुड़ नहीं पा रहे हैं वो जुड़ जाएंगे। इन्वेस्टर बेस काफी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है और ये वॉलेटिलिटी कैप्चर करने के लिए अगर लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स हो तो उससे इन्वेस्टर को फायदा होगा, उनको हेज करने का मौका मिलेगा। अभी जो हम गैप अप और गैप डाउन देख रहे हैं वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे और जो इसकी लिमिटेशन अगर हम देखें तो ये लॉन्गर ओवर होने से देखिए मार्केट में क्या होता है, एक तो जब भी मार्केट शुरू होता है तभी काफी मूवमेंट रहती है और एंड में मूवमेंट रहती है, बीच में कुछ लल पीरियड भी आता है। तो ये मार्केट लॉन्गर ओवर्स होने से कुछ लिक्विडिटी स्प्रेड हो सकती है बट ये टेम्पररी इश्यू है। और अभी और दूसरा एक इश्यू है, वो जो लिक्विडिटी अंडरलाइन स्टॉक में है वो थोड़ी सी कम है और उसके लिए भी हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि लिक्विडिटी इसमें बढ़ सके। तो और कुछ ब्रोकर्स अब तैयार नहीं हैं, जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनको काफी समस्या है, तो उनको भी हमें जोड़ना है। देखिए ये सारी चीज अभी डिस्कशन स्टेज पर है और मेरा ये मानना है कि इसको प्रॉपरली डिबेट करके इसको फेजेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें वर्किंग आवर्स भी फेजेस में आएंगे और उसके बाद में प्रोडक्ट भी हम फेजेस में ला सकते हैं जिससे कि मार्केट में कोई एब्रप्ट डिसरप्शन ना हो और सभी लोग इससे जुड़ सके। हम ये भी देखेंगे कि जो लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स है उसकी क्या इम्पैक्ट होती है, उसकी क्या उससे क्या हमें जानने मिलता है, क्या हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से हम इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि सवाल ये नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि कैसे हो और कब हो। तो ये अभी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये लागू हो सकता है, इससे सभी को फायदा होगा। और अब टेक्नोलॉजी भी परमिट करती है कि हम लॉन्गर आवर्स की तरफ बढ़े जिससे कि हम प्राइस डिस्कवरी कर पाए। थैंक यू। राइट, बिल्कुल। हमारे साथ उत्तम बागड़ी भी हैं, BSE के ब्रोकर एसोसिएशन के हेड। ये बताइए उत्तम, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस पूरे मामले को? ये मुद्दे को लेकर ब्रोकिंग कम्युनिटी भी कंफ्यूज है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट पूरा गेम उसी का है ना। जैसे एक तरफ है हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स ही बोलते कि ये देखो मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, सिस्टम बना दिया, सब कुछ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, तो अब आदमी काम करता रहे 24 घंटे काम करे, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे स्मॉल एंड मीडियम ब्रोकर्स हैं जिसके वो बोलते हैं कि बैक ऑफिस में लोग चाहिए, मुझे 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे, 3 शिफ्ट करने पड़ेंगे, और वहां जाके सब असमंजस में है कि ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट कैसे बैठेगा। एक कंपैरिजन होता है, इंडिया में कमोडिटी मार्केट है या फिर IFSC है, वहाँ पे 24 घंटे मार्केट चलता है, कमोडिटी रात के 11-12 बजे तक है, तब तक चलता है। बट आप देखोगे कि इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत कम लोग हैं जो कमोडिटी मार्केट में इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ UCC गिने तो कितने लोग भाग लेते हैं। तो यदि मार्केट आज बढ़ा देंगे तो क्या लोग ज्यादा ज्वाइन करेंगे, लोग ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, क्या ऐसा होगा? आई डोंट नो। एक तरफ सॉरी मैं कोई सही जवाब नहीं दे सकता कि यस या नो, बस उसके आसपास के सारे पहलू हैं ऐसा मैं बता सकता हूँ। एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज का पूरा बाजार एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो गया कि आज सॉफ्टवेयर से खेल रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर 8 घंटे सौदा करे या 24 घंटे सौदा करे, सॉफ्टवेयर को क्या फर्क पड़ता है, वो अपने पैरामीटर से काम करता रहेगा। तो बिल्कुल ठीक है, खूब वॉल्यूम होंगे, लेकिन पार्टिसिपेशन क्या होगा उसके बारे में भी लोग कंफ्यूज से रहते हैं।
ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बागड़ी इस पर अपना व्यू देने के लिए। तो मिस्टर कमलेश और मिस्टर बागड़ी दोनों अपना व्यू दे रहे थे। दोनों तरह के पहलू हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आपके पास और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, लेकिन ऑफ कोर्स वर्किंग आवर्स से कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी तो इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एक बार बताऊँ मैं आपको, ये भी बात मत भूलिए कि कमोडिटी में ऑलरेडी वर्किंग आवर्स ज़्यादा एग्जैक्टली लंबे हैं। तो बहुत अब ब्रोकर एसोसिएशन को और पूरे इकोसिस्टम को, कस्टोडियंस को, उन सबको किस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सचेंजेस तैयार कितने वक्त में हो जाएंगे, ये डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें हमें अभी अपना एनालिसिस रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने दोनों साइड ऑफ द पहलू एटलीस्ट व्यूअर्स के लिए यहाँ ला दिए। चलिए अब आज की ट्रेडिंग में कौन कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। त्रिमूर्ति सेगमेंट शरद लेकर आए, 3 बड़े स्पेसेस हैं, इस पर नजर जरूर रखें। शरद बताएं। मॉर्निंग जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है वेल्सपन इंडिया, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले हैं। और कल रात जो है वॉलमार्ट और होम डिपो के जो हैं दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आए। नंबर्स तो हालांकि सीजनली स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो उनकी आउटलुक थी वो 2023 के लिए वीक सेट ऑफ आउटलुक देखने मिली है। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी उन्होंने कहा है कि एक कॉशियस व्यू रखा गया है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ आ रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्जिन प्रेशर भी आएगा। तो ओवरऑल जो है ये डिमांड के जो इम्पैक्ट जो है एक्सपोर्ट बेस्ड प्लेयर्स को लग सकता है। और ऑफ कोर्स गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन इंडिया तो सप्लायर्स भी हैं वॉलमार्ट के, तो इन स्टॉक्स पे जो ज़रूर आप फोकस रखेंगे। इसके अलावा दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में LIC हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि स्टॉक में जो है ऑलरेडी गिरावट जो है 16% का देखा गया है दिसंबर 2022 में, और Q3 नंबर्स भी वीक आए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने जो है अपनी स्टेक बढ़ा दी है, 5% से बढ़ा के 7% कर दिया है। हालांकि फोर्थ क्वार्टर जो है ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्वार्टर रहने वाला है। और जो डिस्बर्सल्स है वहाँ पे भी 36% का सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने का उम्मीद है, ये मैनेजमेंट मान रही है। तो दूसरा स्टॉक हुआ आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है इंपॉर्टेंट मीट्स। अभी अर्निंग सीजन खत्म हो गई है और FIs के साथ मीट्स जो है अब स्टार्ट हो गए हैं। नाइका जो है सोरोस कैपिटल से आज मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, JP मॉर्गन, निपन, AMC से आज मिलेंगे। और आइशर मोटर्स की बात करें तो फिडेलिटी ग्रुप जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स के साथ जो है फरवरी 22 से फरवरी 24 तक मिला होगा। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज JP मॉर्गन से मिलेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज आप काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम और उनके पीछे के रीजंस लेके आए हैं शरद। लेकिन सोरोस कैपिटल नाइका से मिल रहा है, ये एक चीज़ मैं ज़रूर वॉच आउट फॉर करूँगा, क्योंकि ये नाम अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। सनी अग्रवाल हमारे साथ फंडामेंटल से बात करने के लिए जुड़ गए और मैं उनसे बातचीत अपनी शुरू करूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल स्टोरी जो इकोनॉमिक टाइम्स में आई है आज सुबह सुबह। सनी, आपने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा है कि जो छोटे शहर हैं, टियर 2 टियर 3 टाउन्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स में हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखी जा रही है। ये एकदम स्वदेश स्टोरी है, इसलिए इस पर टच अपॉन करना ज़रूरी है। जबकि जो बिग सिटीज़ हैं, जिनको मेगा टाउन्स बोलते हैं, मेगा सिटीज़, मुंबई जैसे और कुछ और, वहाँ पे नई जॉब ओपनिंग्स में गिरावट दर्ज हुई है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाज़ार के हिसाब से भी, एक तो ये कि जो माइग्रेशन हो रहा था पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों का बड़े शहरों में टियर 2 टियर 3 से, उसका रिवर्स होते हुए या कहीं ना कहीं वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी अगर आप फिनिक्स मिल्स को देखिए, उन्होंने लंबी चौड़ी अपनी कैपेक्स अनाउंस किया है, सब छोटे शहरों में है। आप देखिए वेस्ट लाइफ ने 5 ईयर प्लान दिया है, जो बर्गर चेन है, मैकडोनल्ड चलाते हैं, उन्होंने भी अपने 5 ईयर प्लान में स्टोर ओपनिंग टियर 2 टियर 3 में बहुत ज़्यादा दिया है। तो क्या हमें बाजार के नज़रिए से भी उन कंजम्पशन कैटेगरी वाले स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए, जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, फिनिक्स मिल जो मॉल ऑपरेटर हैं, जो टियर 2 टियर 3 में एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ नौकरियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ लोगों के जेबों में पैसा बढ़ रहा है, तो खर्चे भी करेंगे। सनी, थैंक्स अजय जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड है इसका मैं कहीं ना कहीं इसका एक क्रेडिट कोविड को देना चाहूंगा कि कोविड के कारण जो वर्क फ्रॉम होम और जो हाइब्रिड वर्क कल्चर के कारण कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज हुआ है कि आपको कॉर्पोरेट ऑफिस या आपके जो लाइन मैनेजर हैं उसके पास रहकर ही काम नहीं करना है, आप दूसरे सेंटर में बैठकर के भी आप अपना जो काम है बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हो। कहीं ना कहीं उसी के कारण मुझे लगता है कि कंपनी ने ये जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट या जो ट्रेंड का एक चेंज हुआ है उसका एडवांटेज लेते हुए टियर 2 सिटीज में
जहाँ कॉस्ट कम होती है, एम्प्लॉय की लिविंग कॉस्ट भी कम होती है, कंपनी का सेटअप कॉस्ट कम होता है, तो इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज एक कॉर्पोरेट को भी मिलेगा और एक कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इट विल ऐड लॉट ऑफ मनी इन द in form of disposable income in the hand of people in tier 2 cities। तो आपने जिस तरह से जो कंपनीज बताई, फिनिक्स मिल है या जितने भी QSR कंपनीज हैं जो कि अपने नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं, रिटेल चेन है, काफी सारी रिटेल जो कंपनीज है जैसे ABFRL हो गई, अरविंद स्मार्ट हो गई, अरविंद फैशन हो गई, उन्होंने भी कहीं ना कहीं, या वी-मार्ट हो गया जो कि काफी छोटे टाउन और वहां पर अपने स्टोर ओपन कर रहे हैं, वहीं उन्हीं का प्रेजेंस है। तो इसमें डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिविटी हमें देखने मिलेगी और ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है कंपनी के एंगल से भी और कंज्यूमर के एंगल से भी। एंगल से है ही, कंपनी और कंज्यूमर के एंगल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे शहरों में बड़ी नौकरियां, यानी कि नौकरियों का ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ टियर 2 टियर 3 सिटीज में दिख रहा है। इस पर फंडामेंटल आउटलुक तो सनी ने बताया, लेकिन आइए इससे कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसकी डिटेल्स में टेक्निकल नजरिया भी जाने। रुद्रा, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस की बात अभी सनी कर रहे थे, लेकिन मेरी नजर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग शेयर्स पर है, क्योंकि अगर नौकरियां बढ़ेंगी तो IT सेक्टर के लिए भी डिमांड काफी हद तक बढ़ती दिखेगी। ऑफ कोर्स टेलीकॉम प्लेस में भी जैसे भारती एयरटेल है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स हैं, इन पर नजर होनी चाहिए। क्या कोई स्पेस, क्या कोई सेगमेंट और उससे जुड़े स्टॉक्स आप पिक करेंगे? Mansi ji, let me put my neck out and say IT will be the top performing sector for 2023। मैं आपका बात पर पूरा सहमत हूं कि some of these stocks can even give you 40-50% kind of a return available in F&O, even for a positional trader who can properly pick good stocks in IT sector, you will definitely do great। फंडामेंटल भी ये क्वार्टर होने के बाद आई एम डेफिनेटली सीइंग सम बॉटमिंग आउट एंड स्पेसिफिकली मैं थोड़ा स्टॉक्स पर इधर बात करना है तो विप्रो इज वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक्स फॉर मी एट करंट मार्केट प्राइस। मैं 380 लेवल्स पर स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली लॉन्ग करना चाहता हूं एंड आई एम लुकिंग एट टारगेट्स क्लोजर टू 600 ऑन विप्रो। अभी करंट मार्केट साइज से करंट मार्केट प्राइस से 50% अपसाइड available, so Wipro is one of the stocks which I definitely like। and if you want to pick something from mid cap or even smaller cap, some of them like even Mindtree, some of them like even Tech Mahindra, HCL Technology, they can all do very good। और small cap से एक stock Onward Technology, मेरे को Onward Technology at current market price is a steal, currently available at around 300 rupee and keeping a strict stop loss of about 270। I am looking at targets of about 500 on Onward Technology in 1 year from now। So IT will definitely outperform for this year, and some of these stocks which I have spoken now has lot of upside left। Risk reward at current market price is very good। IT stocks price wise have already bottomed before। I am already seeing that up move which is there in IT। Outperformance in IT has already started and it will stay on and it will continue। शुक्रिया रुद्रा, आज समय देने के लिए और अपनी स्टॉक रिकमेंडेशन और व्यूज भी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब हमारे पैनल पर एक और पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, हमारे साथ कुश बोरा भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो आज कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर बनाया गया है। मॉर्निंग कुश, आज आप कैसे ट्रेड करेंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे आपके रडार पर? जी हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका, आप सभी को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे बहुत ज्यादा व्यू चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं वही व्यू कंटिन्यू करूं तो ये है कि अभी भी स्टे ऑन कैश रहिए, थोड़ा सा लाइट रहिए, प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो रेजिस्टेंस है that is becoming stiffer than the support zones। अगर आप कॉल पे बेस देखेंगे 17,900 18,000 के कॉल्स में अगर आप बेस देखेंगे, that is way higher than what we have in 17,000 पुट। हालांकि 17,800 rather 17,800 पुट में अच्छा खासा बेस बन रहा है, इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि मार्केट्स इसको होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है एक्सपायरी जो कल होने वाली है उस तक हम होल्ड कर जाएं, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि हम थोड़ा सा इसके नीचे स्लिप हों। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा मार्केट में। बैंक निफ्टी में भी देखें तो प्रेशर बना हुआ है, हालांकि कल थोड़ा सा अटेम्प्ट हुआ था ऑफ आउट परफॉर्मेंस, बट फिर भी एक प्रेशर इसमें भी बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोनों इंडेक्सेस को आप फिलहाल एज अ बैरोमीटर वॉच करें, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस व्यू है मेरा इन दोनों पे।
खुलते ही होल्ड की रहा है। 17,650 और 17,950 के जोन्स के लिए निफ्टी पे नजर बनाए रखें। 40,200 एंड 41,000 के जो जोन्स हैं इसके लिए बैंक निफ्टी पे इसके साथ साथ ये भी है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है ये बहुत ही स्ट्रांग हमें देखने मिल रहा है। और मैं थोड़ी देर पहले रत्नेश को भी सुन रहा था कि वो भी यही कह रहे थे कि मिड कैप जो है ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू द कैंप की मिड कैप में काफी अच्छा एक्शन है। देयर आर स्टॉक्स जो हम आपके रेडार पे ला ही रहे हैं। देन दीज आर स्टॉक्स दैट शुड बी ऑन योर रेडार। उसमें से जो मेरा पहला पिक है आज का वो है KDDL। इस स्टॉक में हम कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है बट कल एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में हमने अपमूव आते हुए देखा। तो KDDL विल कंटिन्यू टू रिमेन अ बाय। 1250 का टारगेट, 1175 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज HBL पावर। काफी समय से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और 105 के रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करके चल रहा था। कल वॉल्यूम के साथ हमने इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा है। सो यहाँ पे 110 के टारगेट के लिए पहले हमने इसको डिस्कस किया था। अब आप इसे होल्ड कर सकते हैं या फ्रेश बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 120। स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे 104 105 के जो सपोर्ट जोन है ये बन जाएंगे। ओके, कुछ वापस आते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुणाल आ चुके हैं स्टूडियोज में। कुणाल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है कि ये जो रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है जब, तो पहले कितनी बार देखा गया है रिसेंट हिस्ट्री में, 30 साल पीछे नहीं गए हैं, अभी हाल ही की बात कर रहे हैं। और अक्सर ये रेंज से निकलता कैसे है, कौन से ऐसे, क्योंकि ये हर आदमी सोच रहा है कि यार मोमेंटम ट्रेड करने वाले लोग हैं, अक्सर लोग सब भाव के खिलाड़ी हैं, लेकिन भाव हिल ही नहीं रहा है। करेक्ट। तो ये कैसे क्रैक करेगी ये बात? या तो नीचे की तरफ इतना डल हो गया है बाजार की शॉर्ट भी नहीं कर सकते, नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट बोलते हैं। करेक्ट। तो आप क्या एनालिसिस लेके आए हैं? कहते हैं व्हेन इन डाउट स्टे आउट। अच्छा, तो आई थिंक ये मार्केट यही इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडेक्स ट्रेडर्स है जो ट्रेंड ढूंढना चाह रहे हैं वो इस बेटर के मार्केट में वेट आउट कीजिए। बट जो डेटा हम इंडिकेट कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज लास्ट 3 से 4 साल में स्पेसिफिकली 2020 के आसपास से जब से मार्केट ने एक अप ट्रेंड, एक नया रेंज स्टार्ट किया है, वहां पे हमने 3 ऐसे फेजेस देखे जहां पे मार्केट 3 मंथ्स के आसपास तक एक रेंज बाउंड एक्शन पे था। हमने रेंज को किस तरह से डिफाइन किया है, जब इंडेक्स करीबन 2% प्लस माइनस एक पिवट सपोर्ट के आसपास है और उसने करीबन 2.5 to 3 मंथ्स स्पेंड किया है उस रेंज में। तो जैसे कि पहला जो डेटा है मार्च और मई 2021, वहां पे रेंज जो थी इंडेक्स की वो 14,200 to 15,000 थी, पिवट पॉइंट 14,600 के आसपास थी। वहां पे हमने देखा कि इंडेक्स काफी बार एक जोन में कंसोलिडेट कर चुका था, बट उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट था इंडेक्स पे और हमने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। उसके बाद हमने देखा अगस्त सितंबर 2021 में भी इनफैक्ट ये जो रेंज था वो इतना टाइट था, करीबन 300 या 350 पॉइंट का रेंज था खाली, जो 3 मंथ्स के लिए हम इंडेक्स पे टाइट रेंज पे आ गए थे। बट अगेन उसके बाद भी ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग हुआ था अपसाइड में। जो थर्ड पॉइंट था वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो भी रिसेंटली हुआ था 2022 में सेकेंड हाफ में। ये जब हुआ था जब रेंज एक्सटेंडेड हो गई थी इंडाइसेस की, बट फर्स्ट रिएक्शन मार्केट्स में थोड़ा सा डाउनसाइड था, निफ्टी करीबन 300-400 पॉइंट गिरा था, बट उसके बाद एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी अपसाइड पे। तो ये सारे रेंजेस इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक नेचुरल हैबिट होती है, जैसे कहते हैं कि मैराथनर्स को बार बार स्प्रिंट करने के बाद में एक फेज आता है जहां पे पॉज करना जरूरी होता है। ये एक फेज ऑफ पॉज है। डेटा इंडिकेट कर रहा है लास्ट 3 इयर्स का कि जब जब हमने पॉज किया उसके बाद मैंने ब्रेकआउट अपसाइड पे दिया इंडेक्स पे। इनफैक्ट ये डेटा ये भी दिखा रहा है कि जब जब पॉज हुआ है वो 3 महीने का पॉज रहा है, तो वो इस हिसाब से तीसरा महीना फरवरी है जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। करेक्ट। तो डेटा के हिसाब से अगर देखें यहाँ से पॉजिटिव साइड दिख सकती है, यही उम्मीद लगा सकते हैं हम। लेकिन फिर स्टॉक्स कौन से होंगे कुणाल? ऐसे में आई नो मार्केट्स में क्या करना है, स्टॉक स्पेसिफिक या जस्ट लाइक यू सेड व्हेन इन डाउट स्टे आउट। लेकिन फिर भी अगर पोजीशंस, अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो फिर किन शेयर ऊपर, किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? तो मोमेंटम प्ले आउट करना चाहिए या स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स अगर मैं प्ले आउट करूं तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय रहेगा मेरा, बिकॉज मेरा मानना है कि स्टॉक एक बहुत अच्छे सपोर्ट पॉइंट्स, टेक्निकल डेटा पॉइंट्स, काफी सारे पॉइंट्स को इसने कंफर्म किया है। जैसे कि 2300 का मेजर बेस है जिसको स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 ईयर से प्रोटेक्ट किया है, उस लेवल से बाउंस करके बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। एनर्जी इंडेक्स ओवरऑल में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, काफी सारे एनर्जी स्टॉक्स एक एक करके मूव कर रहे हैं। तो रिलायंस ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड स्टॉक इन दैट इंडेक्स। तो इस पे मैं बुलिश रहूंगा। 2525 की टारगेट रहेगी, 2375 का स्टॉप लॉस। और पीएसयू बैंक्स में एक कंसिस्टेंट वीकनेस है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक छोटी सी शॉर्ट टर्म सेलिंग कॉल रहेगी। 154 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 162.5। ऑलराइट, चलिए तो ट्रेंड्स की तो बात की आपने, तो एक ट्रेंड तो ये भी दिख ही रहा है कुणाल की
आप बैंक्स पे तो शॉर्ट रहे, लेकिन रिलायंस से एक उम्मीद रख सकते हैं, वही निफ्टी को ऊपर खींच के लाएगा, और एग्जैक्टली आपने वो दोनों कॉल्स आज रिफ्लेक्ट भी की हैं। चलिए शुक्रिया कुणाल। तो रिलायंस को प्लस कीजिए और बैंक्स पर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रहेगा, तो उसमें पीएसयू बैंक को शॉर्ट कर रहे हैं कुणाल, ठीक है। लेकिन इस बीच आज बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स कहाँ आई हैं, उस पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। विनी हमारे साथ आज जुड़ी है, ये सारी लिस्ट कंपाइल करके लाई है। विनी मॉर्निंग, बताएं कहाँ ध्यान रखें आज व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग। और पहले तो स्टार्ट करते हैं इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन। वहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी ने एक्चुअली अपग्रेड किया हुआ है स्टॉक को टू बाय। पहले था उनका रेटिंग ऐड था, अब टारगेट प्राइस दी हुई है 2316 रुपीज़ पर शेयर। स्टॉक प्राइस में काफ़ी करेक्शन भी हुई है, इसकी वजह से ब्रोकरेज फर्म हाईलाइट कर रही है कि जो अपसाइड है अभी टारगेट प्राइस में 25% अपसाइड वो देख रहे हैं टारगेट प्राइस के लिए। और एक जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है इंडिगो के लिए वो है फॉल इन जो सिंगापुर जेट स्प्रेड होता है, वो काफ़ी फॉल हो चुका है 24 जैन 2023 के लेवल से। तो ये पॉजिटिव आ जाता है एटीएफ प्राइसेस के लिए, जो पॉजिटिव रहेगा इंडिगो के लिए। उसके अलावा मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन और कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है Q4 FY23 के लिए, और वो बोल रहे हैं कि जो ट्रेंड्स उनको दिख रही है बुकिंग्स के लिए काफ़ी एनकरेजिंग है बुकिंग ट्रेंड्स भी। उसके अलावा नेक्स्ट जो ब्रोकरेज है वो है प्रेस्टीज एस्टेट पे। जेफरीज ने बाय रेटिंग मेंटेन की है, टारगेट प्राइस दिया हुआ है 550 रुपीज़ पर शेयर। प्रेस्टीज एसेट एनालिस्ट मीट हुई थी, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली लार्जेस्ट मुंबई साइट शोकेस होने वाली है। मैनेजमेंट एम कर रहा है कि डबल ओवरऑल रेजिडेंशियल सेल्स भी बढ़ जाएंगे वहाँ पे FY26 तक, और ओवरऑल मल्टीप्लाई जो लीज इनकम है 7 टाइम्स हो जाएगी इन द नेक्स्ट 5 years। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री वहाँ पे भी आ रही है, इसीलिए जेफरीज मेंटेन कर रहे हैं अपना बाय रेटिंग प्रेस्टीज एसेट पे। और लास्ट ही बात करें तो डिलीवरी की, वहाँ पे मक्वायरी ने मेंटेन की हुई है आउट परफॉर्म रेटिंग। टारगेट प्राइस दिया हुआ है 440 रुपीज़ पर शेयर। एस्टिमेट है कि डिलीवरी का जो शेयर प्राइस है अभी प्राइस इन कर रहा है 16% 10 year रेवेन्यू CAGR अकॉर्डिंग टू दैट। एंड उसके अलावा जो सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो, वो अकाउंट करता है अराउंड 20 to 25% ऑफ डिलीवरीज ओवरऑल रेवेन्यू वॉल्यूम्स, ओवरऑल वॉल्यूम्स। तो ये भी एक फैक्टर है जो वो फैक्टरिंग कर रहे हैं। और बुल केस के लिए वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो वैल्यू है वो है अराउंड 440 to 730। मेनली ये फैक्टर्स हुआ है, और उसकी जो रेवेन्यू ट्रेंड CAGR रेवेन्यू ट्रेंड है वो है 18 to 23% ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो उसकी वजह से वो मेंटेन कर रहे हैं अपना आउट परफॉर्म रेटिंग मैक्वायरी डिलीवरी पे। तो ये मेन ब्रोकरेज नोट्स आई हुई है आज सुबह के दिन। बिल्कुल विनी, आपका शुक्रिया हमारे साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट शेयर करने के लिए। तो एविएशन प्लेज हैं, डिलीवरी पर भी रिपोर्ट है, लेकिन नजर जा रही है प्रेस्टीज एस्टेट की इस रिपोर्ट पर। सनी, आपसे जानना चाहेंगे, जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट है, इन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट के नतीजों के ठीक बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी और उस कमेंट्री में जो कॉन्फिडेंस था, उसी के वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो इतनी पॉजिटिव आना शुरू हुई है। एक तो मुंबई मार्केट में इन्होंने वेंचर इन किया और उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरा इनका ये कहना है कि गाइडेंस को हर लिहाज से वो बीट करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, विच वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट। और साथ ही आप कहना है कि मैनेजमेंट FY26 तक बिक्री जो है उसे दोगुना कर सकती है, उम्मीदें जताई जा रही है इस रिपोर्ट में भी। तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस तो है ही, और ब्रोकरेजेस का भी साथ यहाँ मिलता हुआ। प्रेस्टीज एस्टेट, रियल एस्टेट, और इनफैक्ट पिछले दिनों हमने रेंटल इनकम में भी बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा है। कैसे देखते हैं इस सेक्टर को आप? डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, हमने देखा है कि रियल एस्टेट कंपनीज ने काफी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए हैं। और हमने ये भी पाया है कि जो थर्ड क्वार्टर के नतीजे थे उसमें जो सेल्स वॉल्यूम है, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी ने निराश नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। तो उसमें भी स्पेशली अगर प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो ये कंपनी, जिस तरह से आपने बहुत सही फरमाया कि मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट, मैनेजमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है। तो जो हमारा भी टॉपिक है विद इन द रियल एस्टेट स्पेस इज वन ऑफ द टॉपिक इज प्रेस्टीज। दूसरा हम इनडायरेक्टली जो कमर्शियल साइड में प्ले करना चाहेंगे वो है फिनिक्स मिल। तो ये हमारे दो टॉपिक है रियल एस्टेट साइड में। ऑलराइट सनी, तो ये आपकी एक टॉप रिकमेंडेशन इस स्पेस पर रहेगी। लेकिन अब हमारे साथ गौरांग शाह भी हैं, मुनाफे का फंडा लेकर आए आज। उनसे बात करते हैं कौन से पोजिशनल बेट्स वो आज पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह दे रहे हैं। सुप्रभात गौरांग, आज कौन से 2 स्टॉक्स होंगे जो आप पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह देंगे? कई सारे स्टॉक्स हैं जो बीटन डाउन लेवल्स पर हैं, कहाँ नजर है आपकी? अच्छा, गौरांग को शायद हमारी आवाज अभी नहीं आ रही। गौरांग, अब सुन पा रहे हैं आप हमें?
कोई नहीं, वापस लौटते हैं गौरांग के पास। लेकिन इस बीच इनफैक्ट एक बार सनी से फिर से बात करते हैं। सनी, वैसे तो ये वॉलमार्ट की जो गाइडेंस आई, होम डिपो की जो गाइडेंस आई, थोड़े से वीक और फ्लैटिश सेल रह सकती है। इंडिया को बहुत बड़ा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फर्क तो पड़ सकता है, क्योंकि हालांकि इंडिया का 4% मार्केट शेयर ही है अपैरल एंड गारमेंट्स में, लेकिन होम टेक्सटाइल में फिर भी 11% मार्केट शेयर है। तो टॉप 3 प्लेयर्स में तो आता है एटलीस्ट होम टेक्सटाइल के लिहाज से। आप इस स्पेस को कैसे ट्रेड करने की या इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? कुछ समय क्या चैलेंजेस यहाँ पर प्लेयर्स लाइक वेल्सपन कॉर्प, गोकुलदास, इनके लिए रह सकते हैं? सनी, ये सवाल आपके लिए था। सॉरी, मैंने सवाल मिस किया। सनी, आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि जितने भी रिटेल काउंटर्स हैं और अगर ग्लोबल स्लोडाउन आ रहा है, रिटेलर्स फील कर रहे हैं, मैनेजमेंट, बड़े मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस थोड़ी सी स्लगिश दे रहे हैं, फ्लैट सेल्स होने की बात की जा रही है यहाँ होम डिपो की तरफ से, तो इंडिया को इम्पैक्ट कितना आ सकता है? हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, होम टेक्सटाइल में 11% होगा इंडिया का, अपैरल, पूरी अपैरल इंडस्ट्री में सिर्फ 11%, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 11% होगा, 4% होगा, लेकिन फिर भी स्टॉक्स लाइक विल्सन कॉर्प, गोकुलदास, इनको थोड़ा सा तो आप विद अ डिफरेंशिएटर देखना पड़ेगा इस साल के लिए। या तो बेसिकली अगर हम रिटेल सेक्टर को दो एंगल से देखें, एक होता है कि ब्रांडेड कंपनीज हो गई, जैसे जो कि डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती है, वेदर इट इज ABFRL, वेदर इट इज शॉपर स्टॉप, वेदर इट इज ट्रेंड। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें मतलब ओवरऑल FMCG सेक्टर में पाया है कि जो नीचे की जो रेंज है कहीं ना कहीं उसमें डाउन ट्रेडिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्लोडाउन का इम्पैक्ट, सभी मैनेजमेंट ने ये दर्शाया कि स्लोडाउन का इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा। और एक दूसरा एंगल है कंपनीज लाइक गोकुलदास हु आर इनटू दी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोर इनटू अ टेक्सटाइल प्ले। तो उसमें कहीं ना कहीं एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहूंगा मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर US और यूरोप में जो पहले स्लोडाउन का जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं फीका हुआ है, और हमें लगता है कि जिस तरह से जॉब डेटा और वहाँ की इकोनॉमी की जो डेटा आ रहे हैं वो काफी बेहतरीन नंबर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर एक्सपेक्टेशन। तो इसके चलते हुए हमने देखा कि कंपनीज लाइक गोकुलदास, इसमें भी कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड डेवलप हुआ है। बट मेरा ज्यादा फोकस अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से डोमेस्टिक कंपनीज पे रहेगा, तो कंपनीज लाइक ABFRL जो काफी ऊपर से काफी अच्छे लेवल से करेक्ट हो चुका है, तो ये एक मौका है कि एक गुड कंपनीज इन टेम्पररी ट्रबल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर जो हो रहा है, तो ये एक मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्वालिटी बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो कहीं ना कहीं एक लंबी अवधि के समय से इसमें SIP का रूट भी ले सकते हैं कि अगले 3 से 6 महीने आपने ग्रेजुअली ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की, और जब भी इकोनॉमी में एक अपटिक आएगा, अपटर्न आएगा, तो दिस विल बी द फर्स्ट कंपनी जिसको उसका बेनिफिट देखने मिलेगा। क्वालिटी स्टॉक्स इन टेक्सटाइल को आपके पोर्टफोलियो में जोड़ने का इसे मौका समझे, और ये चुनिंदा शेयर्स जिसकी बात अभी सनी हमारे साथ कर रहे हैं, इन्हें लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा सकती है। ABFRL, ट्रेंड, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त फोकस में हैं इस खबर के चलते। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जो अन्य टेक्निकल्स हैं उनसे टेक्निकल स्टॉक्स पर, कुछ ट्रेडिंग बेट्स पर बातचीत करते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक, कुछ एक तो ये B2G कंपनी है, इसके कोई भी रिसीवेबल इश्यूज नहीं नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एट पार है इंडस्ट्री के इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, वैल्यूएशंस, रिटर्न रेशियोज, और स्टॉक में टेक्निकली भी मूवमेंट काफी अच्छी दिखी थी कल। करीब 3-3.5% की तेजी कृष्णा डायग्नोस्टिक में हमने देखी थी 387 के लेवल्स। इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, एक स्लम्प के थ्रू जा रहा है ये स्टॉक, और हालांकि पिछले 3 सेशन में एक बॉटम फॉर्मेशन का अटेम्प्ट बिल्कुल हुआ है, और कल हमने एक अच्छा खासा रिबाउंड भी आते हुए देखा है, बट इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू कॉल। 387 388 के जो जोन्स हैं जहां पे इसमें 4 से 5 दिन पहले क्लोजिंग हुई थी, ठीक उसी लेवल के आसपास इसमें क्लोजिंग हुई है। तो मैं इसे एक दिन और देना चाहूंगा, लेट्स गिव इट 1 मोर डे। अगर ये फिर से पॉजिटिवली क्लोज होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फॉल के चलते रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपका एक्सट्रीमली फेवरेबल है, तो अगर आप 390 के जोन जो हैं उसके ऊपर बाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। 410 का पहला टारगेट और 425 जो है इसका दूसरा टारगेट बनेगा। वहां पे जब स्टॉप लॉस आप लगाएं तो 380 375 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस लगाएं। कंडीशनल बाय रहेगा 390 के ऊपर। ओके, तो ये तो डायग्नोस्टिक काउंटर्स में कृष्णा डायग्नोस्टिक पे बात हुई। इस पूरे स्पेस में आपको बस तो दिख रही है, चाहे डॉक्टर लाल पाथ लैब हो, हॉस्पिटल काउंटर्स हो, यहाँ पर थोड़ा सा तो इंटरेस्ट ट्रेडर्स का बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडिगो एक स्टॉक हमने देखा इसको इम्पैक्ट पड़ता
है। इसके लिए 2-3 रीजंस है। एक तो क्रूड में गिरावट, एटीएफ प्राइसेस सस्ते होना, दूसरा इंडिगो अब एक अच्छे लेवल्स पर आ गया है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की एक अच्छी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी उनका 2300 रुपये का लक्ष्य है। इंडिगो पर आज 5-5.5% की आपको मूव दिख रही है। ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट अच्छी और साथ ही क्रूड में नरमी। लेवल्स भी आप देखें तो क्योंकि ये 2250 से करेक्ट होकर नीचे आ गया, कितना फेवरेबल होगा यहाँ पर एंट्री पॉइंट करना, वो तो आपको एसजीएक्स निफ्टी में आपको प्री ओपन में दिखाई दे रहा है। एक बार इस स्टॉक को भी फर्दर डिस्कस करेंगे हम रत्नेश के साथ, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ गौरांग जुड़ गए, तो गौरांग से एक बार पहले आज की 2 उनकी टॉप बेट्स ले लेते हैं। गौरांग, सुप्रभात, अब आप तक आवाज आ रही है मेरी? बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल जी कुछ दिक्कत थी, मगर अभी आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। आज कौन से 2 स्टॉक्स होंगे गौरांग आपके रडार पर? तो बुनियादी दर के आधार पर हमने 2 विकल्प ढूंढे हैं। केईसी इंटरनेशनल, जो कि कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनी से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये कंपनी ईपीसी कंपनी है और 525 के लक्ष्य हमने केईसी इंटरनेशनल पर निर्धारित किए हैं। दूसरी कंपनी है मिड कैप सीमेंट कंपनी डालमिया भारत। काफी अच्छे नतीजे तीसरी तिमाही के, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार खर्चा कर रही है, प्राइवेट केपेक्स खर्चा कर रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है और लक्ष्य करीबन 2220 का। डालमिया भारत और केईसी इंटरनेशनल, ये 2 स्टॉक्स गौरांग की तरफ से आज बिल्कुल। डालमिया भारत इनफैक्ट पूरा सीमेंट पैक, उसमें प्राइस हाइक के बाद जो एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है, वो भी एक बड़ा रीजन है और उस पूरे स्पेस में डालमिया भारत पसंद आता है गौरांग को। शुक्रिया गौरांग आज समय देने के लिए। धन्यवाद। चलिए पूजा के पास अब चलते हैं एक्शन स्टॉक्स के लिए। एक सवाल इंडिगो पर मैं लेना चाह रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आकर लेते हैं। पूजा हमारे साथ है आज का एक रिकैप बताने के लिए कि आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें मूव है। पूजा से समझते हैं। पूजा, मॉर्निंग, बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स। जी गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत टेक्सटाइल कंपनियों से करेंगे। यहाँ पर वेल्सपिन इंडिया और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी। होम डिपोट और वॉलमार्ट की कमजोर कमेंट्री आई है। मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता को लेकर चिंता बरकरार है। मार्जिन में आगे दबाव रहने की आशंका है। और हम आपको बता दें कि वॉलमार्ट को वेल्सपिन इंडिया और गोकुलदास एक्सपोर्ट सप्लाई भी करते हैं, बड़े सप्लायर्स हैं, जिसके चलते आज कुछ असर इस खबर का देखने को मिल सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है कंपनी में, 5% से बढ़ाकर 7% कर दी है। और आपको बता दें कि दिसंबर 2022 की ऊंचाई से 16% शेयर नीचे है। चौथी तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की आशंका है। आज नायका की एक अहम बैठक होने वाली है सोरोस कैपिटल के साथ, जिसमें कि JP मॉर्गन, निपॉन AMC के साथ मैक्स फाइनेंशियल की भी बैठक होगी, फिडेलिटी, फुलरटन के साथ आयशा मोटर्स की बैठक होगी और JP मॉर्गन के साथ अल्ट्राटेक का सीमेंट की भी आज बैठक होने वाली है। एनालिस्ट मीट होगी तमाम, तो इस पर नजर रहेगी हमारी कि किस तरह की कमेंट्रीज निकल कर आती हैं। सफायर फूड्स भी फोकस में रहेगा। GFIPL यानी कि गामा आइलैंड फूड प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। पहले 51% थी, अब वो बढ़ाकर 75% कर दी है। हम आपको बता दें कि GFIPL का मालदीव में पिज्जा हट और KFC रेस्टोरेंट चलाती है, तो आज ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। और आखिर में बात करते हैं लेमन ट्री होटल्स की। मनाली में 34 कमरों के होटल के लिए कंपनी ने करार कर लिया और जून 2023 से होटल शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। तो आज खबरों के चलते ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। ये तो हो गए स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच पूजा। लेकिन अब बात करते हैं NBFCs की। सनी, आप ये बताएं कि एक व्यू बन के आ रहा है कि मार्च क्वार्टर में पीक अर्निंग देखेंगे बैंक ग्रोथ में, एब्सोल्यूट में नहीं, ग्रोथ में। और यहां से समय अगर आपको लेंडर्स को प्ले करना है तो NBFCs बेटर तरीका है। LIC, आवास, दुनिया भर के NBFCs हैं। बजाज में भी अच्छा करेक्शन हो गया, चोला। आप ऐसे कौन से 2-4 NBFCs या IIFL फाइनेंस, रिटेल NBFC, केप्री, आप ऐसे 2-3 नाम बताएं जहां पे आपको NBFCs में वैल्यूएशन कंफर्ट है और रिजल्ट अभी तक अच्छे आते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है NBFC में, सबसे पहले है पूनावाला फिनकॉर्प। हमें लगता है कि पोस्ट मैनेजमेंट चेंज कहीं ना कहीं जो एक स्टेबिलिटी और एक जो ग्रोथ का जो विजिबिलिटी मैनेजमेंट ने दिया है, वो कहीं ना कहीं एक बरकरार है। और थर्ड क्वार्टर के नतीजे भी काफी बेहतर नंबर आए थे,
तो एक पूनावाला फिनकॉर्प हमारा टॉप पिक रहेगा इन द फाइनेंसिंग स्पेस। एक हाउसिंग फाइनेंस साइड में हमारा जो टॉप पिक है कैनरा कैनफिन होम फाइनेंस है, वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है। और जिस तरह से बीच में अभी जो दिक्कतें हुई थी मैनेजमेंट को लेके, कहीं सीईओ वहाँ नहीं थे और अब जो नए सीईओ आए थे, थोड़ा बहुत एक थोड़ा सा एक छोटा सा स्कैम भी आया था, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट ने ये काउंटर को इग्नोर किया था, साइडलाइन किया था। तो हमें लगता है कि ना कंपनी बैक ऑन ट्रैक। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कंफर्ट कैनफिन एक पिक है। एक चोला फाइनेंस भी हमारा टॉप पिक है, बट चोला फाइनेंस में कहीं ना कहीं एक प्राइस टू परफेक्शन के आसपास है। तो मैं चोला फाइनेंस में ये रिकमेंड करूंगा कि कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप ये स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए चोला इन्वेस्टमेंट में। कुछ ये सारे नाम जो सनी ने बताए, उसमें से चार्ट्स पे कौन सा सबसे बढ़िया लग रहा है टेक ऑफ के लिए आपके हिसाब से? देखिए, मुझे स्पेस में चोलामंडलम काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा स्पर्ट आते हुए देखा था, और अगर आप देखें तो पिछले करीब एक महीने के अंदर ही 700 के लेवल से स्टॉक ऑलरेडी जंप करके 800 तक आ चुका है। हल्का सा करेक्शन है, इसमें मैं कहूंगा कि मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है, कंसोलिडेशन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा रूम अभी भी बाकी है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल इसका जो नियर टर्म हाई था अभी 800 का, इसके लिए बाय करें। पोजिशनली अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो 860 के लेवल्स भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है आपका, ये थोड़ा सा डीप रखिए 740 के करीब का। तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी और पोजिशनल बेट के हिसाब से भी मुझे चोलामंडलम काफी स्ट्रांग लग रहा है। अच्छा हुआ हमने फंडामेंटल नजरिया भी बताया और साथ ही टेक्निकल नजरिया भी बता दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और हम आपको बताएं एक और नजरिया आपको हम देंगे, एक बहुत नया नजरिया। आज 10 बजे 18 और स्वदेश पे जुड़ेंगे एक सो कॉल्ड छोटे शहर से, लेकिन बहुत बड़े स्टॉक पिकर हैं वो। उनका नाम है एकांश मित्तल। कैटलिस्ट वेल्थ के फाउंडर हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, और वो जो है रिटेल इन्वेस्टर बिहेवियर में बात करते नजर आएंगे। अपने थीम्स कौन से हैं वो बात करते हुए नजर आएंगे, कौन से सेक्टर थीम पे काम कर रहे हैं। नॉइज से दूर, शोर, बड़े बड़े शहरों के शोरगुल से दूर बैठे स्टॉक पिकिंग करते रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में डीप डाइव करते रहते हैं। और वो हमारे स्वदेश फ्रेम ऑफ माइंड के एनालिस्ट हैं एकांश मित्तल। वो 10 बजे जुड़ेंगे, तो आप आज जरूर मिलें एक नई फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए हमारे साथ यहाँ 18 और स्वदेश पे। चलिए, अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश वॉइस और फ्रेश व्यू। एकांश मित्तल 10 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे होगी बातचीत और उनसे करेंगे चर्चा उनके पसंदीदा सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में। लेकिन जहां हम फंडामेंटल व्यूज की बात कर रहे हैं, उसके बाद टेक्निकल नजरिया भी जोड़ रहे हैं। एक और फंडामेंटल व्यू है सनी सीमेंट सेक्टर पर, जो कि आपसे हम समझना चाहेंगे। उसके बाद टेक्निकल आउटलुक भी जानना चाहेंगे हमारे टेक्निकल पैनल से। लेकिन सीमेंट पर आए दिन सनी हम देख रहे हैं नई बड़ी सारी खबरें आ रही है। अभी 3-4 महीनों के गैप के बाद प्राइस हाइक की खबर आई। ताज़ा खबर ये आ रही है कि सीमेंट की जुलाई को रफ्तार देने के लिए एक अलग रेल कॉरिडोर बनाने की बात है। बहुत बड़ी खबर ये इसलिए साबित होती है क्योंकि सीमेंट और उसके रॉ मटेरियल्स 3rd हाईएस्ट शेयर रखते हैं टोटल फ्रेट जो कि रेलवे से मूव होता है उसमें। और अब रेलवेज का ये कहना है कि एक अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसके लिए बनना चाहिए। सीमेंट सेक्टर को फंडामेंटली आप कैसे देखते हैं? सीमेंट सेक्टर हमारा एक पसंदीदा सेक्टर है और एक यह सेक्टर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्ले करने का और रियल एस्टेट को प्ले करने का एक इनडायरेक्ट सेक्टर है। तो सीमेंट हमें लगता है कि अगले जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड का जो अमाउंट एलोकेट किया है, उसमें लगता है कि सीमेंट एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में सीमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ तो बेहतरीन ही रहेगी। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अभी हमने रिसेंटली जिस तरह से आपने सही कहा कि सीमेंट में कहीं ना कहीं दाम भी बढ़े हैं, तो वो एक ओवरऑल वॉल्यूम प्लस प्राइस ग्रोथ दोनों, इसके कारण कहीं ना कहीं अर्निंग में ग्रोथ देखने मिलेगा FY24 में तो सीमेंट सेक्टर में। और अगर फ्रेट कॉस्ट रिडक्शन की तरफ अगर गवर्नमेंट चलती है, एट द सेम टाइम एक बीच में एक न्यूज भी आई थी कि GST रिडक्शन की बात हो रही है सीमेंट सेक्टर को लेकर के। तो अगर GST का रिडक्शन होता है तो सीमेंट कंज्यूमिंग कंपनीज है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, इंफ्रा हो गया, तो वह वहां कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट होगा इन फर्स्ट फेज, और इन सेकंड फेज में सीमेंट कंपनी को बेनिफिट होगा क्योंकि एक कंपनी को एक लीवे देता है कि अगर रेट कट होने के बाद कहीं ना कहीं आगे जाके जब अगर दाम बढ़ाना हो तो इसको एक कहीं ना कहीं कंपनी को एक लीवे मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ सीमेंट को इन द लॉन्ग टर्म। तो ओवरऑल जिस तरह से जितने भी फैक्टर प्ले आउट हो रहे हैं सीमेंट सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। और इसमें हमें लगता है कि जो हमारा जो टॉपिक है सीमेंट सेक्टर में वो है अल्ट्राटेक सीमेंट,
दालमिया भारत छोटी कंपनी में, जेके लक्ष्मी है छोटे साइड में, और एक अंबुजा सीमेंट फ्रॉम अदानी ग्रुप पैक में अपने रडार पे रखना चाहूंगा। कहीं ना कहीं ये पूरा ग्रुप एक प्रेशर में है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वेरियस न्यूज, बट विद इन दैट अंबुजा और एसीसी ऐसी कंपनी है कि जिसमें हमें आगे जाकर की कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी बन गया है पोस्ट करेक्शन। फंडामेंटल आउटलुक सीमेंट प्ले पर है, लेकिन अजय इस पर डिटेल्ड एनालिसिस हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने की है, थोड़ी देर में वो भी लेकर आएंगे। बिल्कुल, हाँ, थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर समीर हमारे साथ जुड़ेंगे इन सब बारे में बात करते हुए। कुछ और स्टॉक्स, शिल्पा मेडिकेयर एक मिड कैप फार्मा स्टॉक है, कल 11-12% चला था और वॉल्यूम के साथ उसके अंदर मूवमेंट आया था, आज नीचे दिखा रहा है। कुछ हमने कल ये बात की थी सुबह 2-3% ऊपर, एंड में बहुत तेजी से चल गया वो। इस समय क्या प्रॉफिट बुक कर लें या ये और एंट्री के मौके दे रहा है शिल्पा मेडिकेयर? जी नहीं, मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप देखिए जिस लेवल से ये घूमा है पिछले 2 दिन से 3 दिन से, जो 304 305 के हाईस ने बनाए हैं, ये एक्चुअली इसका बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन रहा है। पहले भी हमने इसी लेवल के आसपास से इसमें सेलिंग आते हुए देखी है, प्लस एक कन्विंसिंग मूव हमने 2 दिन के मूव के बाद नहीं आते हुए देखा है। हालांकि वॉल्यूम बैक्ड मूव था, लेकिन साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आप इसमें बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चलें। फ्रेश पोजीशन के लिए एक बार ये 305 के जो जोन्स हैं इनको क्रॉस करेगा, नया मोमेंटम लौटते हुए दिखेगा, तब डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। बट यस, दिस वाज काफी अच्छा मूव आ गया इसमें पिछले कुछ दिनों में, करीब 240 के लेवल से स्टॉक 300 तक चला गया। सो फैंटास्टिक स्पॉट। बाजार चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल, वीकनेस नजर तो आ रही है, वीकनेस के साइंस है, लेकिन ऐसे में निकुंज का नजरिया क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। पीवी फिनटेक इसलिए रडार पे डाला हुआ है बिकॉज जब मैं मिला इनसे तो एक बात तो स्पष्ट है कि एक चेंज हो चुका है। तो कहते हैं ना जी, कुश्ती का दंगल और कराटे का रिंग जो होता है अलग अलग, बॉक्सिंग का रिंग अलग अलग होता है। तो जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज थी और जब ये प्राइवेट कंपनीज थी तो इनका जो दंगल है पूरा का पूरा बदल चुका है, और वो शायद रियलाइजेशन इन सम प्रमोटर्स को आने लगा है कि भाई जब हम पब्लिक मार्केट में हैं तो हमारे रूल्स डिफरेंट हैं, और जब प्राइवेट मार्केट में थे हमारे रूल्स डिफरेंट हैं। ये स्टॉक में इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला है, मगर मुझे मानना है कि इन कंज्यूमर टेक स्टॉक्स के अंदर जो भारी एक उत्साह था उसके बाद भारी गिरावट आई, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। और सब स्टॉक्स नहीं ऊपर आए, कुछ स्टॉक्स ऊपर आए हैं, पर जहाँ पर भी मार्केट को अभी क्लैरिटी मिल रही है कि भाई विजिबिलिटी है, ग्रोथ है, प्रॉफिट आने वाला है, मुझे लगता है कि वहाँ पर ठीक है। मतलब जोमेटो पीबी फिनटेक में कंपेयर करें तो इस समय पीबी फिनटेक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बिकॉज जोमेटो को तो स्लो डाउन की वजह से मार पड़ी है और ये एडजस्टेड वर्ड यूज़ नहीं करते। आइए आपको एक झलकी सुनवा दें 30 सेकंड की। पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट आज 9:40 पे हमसे जुड़ेंगे। My stake has increased and will hopefully increase further by about 1% since the point when we went public till now. So why will your stake increase? Because we had ESOPs, which when you get the ESOPs, you exercise them and your stake goes up. And when you exercise them, you also have to pay taxes. Thank you. So for that, you have to sell some shares. That is how. ऑलराइट, तो ये तो एक छोटा सा अंश देखा आपने, 9:40 पर आगे आप पूरी कॉन्वर्सेशन जरूर देखें। लेकिन इस वक्त बाजार में जो एसजेएक्स निफ्टी आपको इंडिकेट कर रहा है वो उसी तरह का आपको माहौल दिख रहा है। बाजार खुलने में बस अब कुछ सेकंड्स बाकी, और आप 70 ऑड पॉइंट्स की आप इस वक्त एक प्रेशर तो देख रहे हैं निफ्टी पर। बैंकिंग स्टॉक्स लगभग अब 40,500 जो एक सपोर्ट की भी बात की जाए, एक सपोर्ट रेंज की बात की जा रही थी, उससे भी नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। तो अगर यहाँ से खुलता है और 17,800 इनफैक्ट 17,750 भी एक सपोर्ट रेंज है, उसके आसपास खुलता है या उससे नीचे खुलता है, तो क्या नीचे की रेंज एक बार के लिए खुल सकती है? इस पर लगातार बात हो रही है। तो देखना होगा कि अब से कुछ देर में जब बाजार खुलता है तो कौन कौन से सेक्टर्स और स्पेसेस प्रेशर माउंट कर सकते हैं। हालांकि रिलायंस से तो एक स्ट्रेंथ आपको पिछले पूरे हफ्ते मिली है। कल भी रिलायंस एटलीस्ट 0.5% तेजी के साथ था, ड्रैगर नहीं था, बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आई तो कम से कम ड्रैगर नहीं था। लेकिन आज कहां से आपको तेजी मिल सकती है? पावर स्पेस में आपको एक फिर से एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला, चाहे एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स हो, और उनमें आपको आज भी लग रहा है कि शायद एक पॉजिटिव रुझान जो अभी फिलहाल प्री ओपन में दिखाई दे रहा है
सो बाजार जब खुला है तो देखते हैं कि उन्हीं ऑड पॉइंट्स के पास 70 ऑड पॉइंट्स की गिरावट के साथ 17,750 के पास निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको 40,500 के नीचे खुलते हुए, और जो बड़े प्रेशर हैं वो आपको इस वक्त टेक महिंद्रा से, ये काफ़ी चल चुका था, यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। आईटी से आपको इन्फोसिस वीक दिख रहा है, HCL, TCS, इनमें आपको आधे से 1% की गिरावट दिख रही है। सबसे बड़ी गिरावट इस वक्त आपको निफ्टी काउंटर्स में दिख रही है वो अदानी एंटरप्राइज 1.5% से ज़्यादा किया है, 1% अब आपको टेक महिंद्रा दिख रहा है, और साथ ही महिंद्रा में भी आपको 1.5% गिरावट दी। तो ऑटो पैक से तो एक थोड़ा सा सपोर्ट जैसा दिख रहा था, अब ऑटो पैक में भी आपको गिरावट दिख रही है। महिंद्रा वीक है, साथ ही बजाज ऑटो में वीकनेस है, टाटा मोटर्स वीक है, हीरो मोटोकॉर्प में भी लगभग माइनर से गिरावट है, लेकिन यहाँ गिरावट है। तो ये स्पेसेस तो हैं जो इस वक्त दबाव प्रेशर माउंट कर रहे हैं बाजार पर। इसके विपरीत उन स्पेसेस में, क्योंकि कल भी बाजार थोड़ा डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड दिख रहा था, FMCG हो, फार्मा हो, वो कुछ काउंटर्स है जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ब्रिटानिया, सिप्ला, मेटल पैक में आपको कल JSW स्टील, टाटा स्टील दोनों तेजी के साथ बंद हुए थे। आज आपको एल्यूमिनियम काउंटर्स में हिंडाल्को जैसे काउंटर्स, और आज भी टाटा स्टील, JSW स्टील में मूव दिख रही है। कुछ कंज्यूमर नेम्स थे, कल भी थे ये टाटा कंज्यूमर, टाइटन जैसे नेम्स, और आज आपको यहाँ पर एक अभी तो फिलहाल हरे निशान में दिख रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये कितने सस्टेन कर पाते हैं। चलिए वेरी क्विकली एक बार मिड कैप को भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का रुझान है। मिड कैप स्पेस में भी हम बात करें तो वहाँ पर भी आपको PSU बैंक से एक बड़े ड्रैगर कल भी थे। आज आपको ऑयल इंडिया में बड़ा डेंट दिख रहा है 4%, LTTS में आपको 2% गिरावट दिख रही है। टोरेंट पावर नंबर्स के बाद एक अच्छी मूव दिखा चुका था, वहाँ से अब आपको प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया हो, इनमें आज आपको प्रेशर दिख रहा है। वरुण बेवरेजेस, ये तेज काउंटर्स थे जहां पर अब आपको प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, लेकिन वोल्टास जैसे काउंटर में फिर से आपको एक मूव दिख रही है। तो बड़ा सिलेक्टिव होकर आपको स्टॉक्स पिक करने होंगे, सेक्टर्स पिक करने होंगे। अजय, वोल्टास जैसे काउंटर्स जो फिर से आपको समर वाले थीम के हैं, वो काउंटर्स फिर भी रिलीफ दे रहे हैं आपको। बहुत ज्यादा ऑब्वियस ट्रेड हो गया, बड़ी 4 दिन से चल रहा है, तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें अगर इसमें करें। एक बार हम बता दें अपने व्यूअर्स को कि 40,500 का बैंक निफ्टी ने लो बनाया और करीब करीब 17,700 पे निफ्टी खुला है। और ये भी बहुत क्लियर है, बताना जरूरी है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो आज एक अच्छा दिन हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का। मिड वीक है, कल एक्सपायरी है, फिर आप ऊपर के लेवल पे जरूर शॉर्ट कर दें। हाँ। लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग आती है नहीं देखना है, क्योंकि ये इस भाव से ओवरसोल्ड है टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी। कौन इस बाजार को फ्रेश शॉर्ट इस भाव पे कौन करता है? रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश शॉर्ट के लिए फेवरेबल नहीं। तो रिवॉर्ड यानी दूसरी साइड ऊट पलट सकता है। एक बार ये समझ लेते हैं। हमारे साथ रत्नेश हैं, हमारे साथ कुश हैं। कुश, कैसी ओपनिंग देख रहे हैं आप? 17,800 के नीचे ओपनिंग, 40,500 के आसपास बैंक निफ्टी। किधर रिस्क रिवॉर्ड? अगर मेरे को लॉन्ग ट्रेड करने का मन बन रहा है अच्छा गैप डाउन देख के, किधर ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है? सो अजय, मैं कहूंगा कि देखिए, बिकॉज हम सपोर्ट जोन्स के नीचे ओपन हुए हैं, देयर इज अ गुड चांस कि हम शायद थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं। अब वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ढूंढूं, बिकॉज मेरा शॉर्ट का जो ट्रेड है ये फेवरेबल नहीं है। दी अदर वे इज कि आप ट्रेंड के साथ चलिए कि मार्केट नीचे जा रहा है, आप टाइट स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर दीजिए। जो सपोर्ट जोन्स हैं which is around 17,800 on the Nifty and 40,600, 40,600 on the Bank Nifty, तो आप ट्रेंड के साथ चलिए। That is the other way of playing it। अगर मैं स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन का ही आंसर दूं कि अगर मैं लॉन्ग ट्रेड ढूंढ ही रहा हूं तो फिर मेरा यहाँ पे कंडीशनल बाय होगा। मार्केट्स यहाँ से रिकवर होते हैं, अपने जो सपोर्ट जोन है उनको रिस्पेक्ट करके उनके ऊपर आते हैं, तब मैं कंसिडर करूंगा लॉन्ग ट्रेड करना, एंड माय नंबर्स विल रिमेन द सेम। 17,800 इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है, सक्सेसफुल होता है उसे कॉन्कर करने में, मुझे 15 मिनट की एक इंट्राडे कैंडल मिलती है, तब मैं कंसिडर करूंगा लॉन्ग ट्रेड। सेम थिंग विल अप्लाई ऑन बैंक निफ्टी। 40,600 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर पाते हैं तो मैं लॉन्ग ट्रेड करूंगा, वरना मैं फिलहाल लॉन्ग ट्रेड ऑन द इंडिसेस अवॉइड करूंगा। आइए आपको एक और बहुत ही मजबूत स्टॉक बताएं, ये है केन्स टेक्नोलॉजी। CFO केन्स टेक्नोलॉजी के जयराम संपत आज हमसे जुड़ेंगे। आपने अगर ध्यान दिया हो तो केन्स टेक्नोलॉजी का IPO आया था रिसेंटली, और उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक पिकर बात करते हुए नजर आए आपके चैनल पे। यहाँ तक कि वैल्यू कैस्ट रवि धर्मसी का फेवरेट स्टॉक, अब बड़ी होल्डिंग भी बन गई है। 30% चला है पिछले 1 साल में। यहाँ से क्या बन सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं सन फार्मा पे एक पॉसिबल ट्रेड की बात करना चाहूँगा। और रत्नेश, सन फार्मा 975 पे आ गया है। हम इसको 880 के लो से ट्रैक कर रहे हैं। कुछ से और हमारे पैनलिस्ट से बातचीत हुई, जब ये
हलोल प्लांट में मामूली कुछ 483 वगैरह आया था, कुछ रेगुलेटरी इशू, स्टॉक गिरा था अच्छा, और वहां से हमने नोटिस करवाया 100 रुपये चला हुआ है। सन फार्मा 970 है। क्या ये 1000 के लिए तैयार हो रहा है? ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है एंट्री के लिए रत्नेश? हाँ विजय जी, सन फार्मा का चार्ट देख रहा हूँ मैं डेली चार्ट पे, तो डेफिनेटली एक टॉप बनने के बाद में थोड़ा करेक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो डेफिनेटली एक यहाँ पे सपोर्ट पे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जो कि इसका 940 रुपए का बनता है, और 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी ये आ रहा है, तो जरूर एक यहाँ पे एक इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर बनता है। सिर्फ पॉइंट ऑफ इसका ये रहेगा कि हम बाउंस के लिए प्ले करेंगे, तो 940 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसके अंदर, और डेफिनेटली 1020 या 1015 ये टारगेट के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं टेक्निकल बाउंस के लिए। ओके तो चलिए सन फार्मा पर ये आउटलुक इस वक्त बनता हुआ बाजार की नब्ज को अगर समझे, सेक्टर स्पेसिफिक हर सेक्टर हर पॉकेट में कमजोरी इस वक्त हावी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कुछ चुनिंदा मिड कैप काउंटर्स पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में या कह सकते हैं कि वो इंडेक्स है जहां से कुछ हद तक स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आएंगे। अभी वोल्टास की हम बात कर रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स सीजनल प्ले है और इसी के चलते वोल्टास के स्टॉक में ब्लू स्टार इनफैक्ट इन तमाम स्पेसेस में एक अच्छा एक्शन पिछले कुछ दिनों से नजर भी आ रहा है। रत्नेश आप बताइए, वोल्टास ऑलमोस्ट 1.5% के अपमूव्स के साथ मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग, ब्लू स्टार में भी हरे निशान के साथ ट्रेड है। वोल्टास का डेली चार्ट में मैं नजर डाल रहा हूँ तो इसमें बाउंस बैक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है हमको नीचे के स्तर से, और एक 10 फरवरी का मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा हमको इसमें वॉल्यूम देखने को मिला था। इसने अब एक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज निकलने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली वोल्टास में बाउंस का प्ले बन रहा है। 930 रुपए तक का टारगेट इसमें आ रहा है। इसमें स्टॉप लॉस भी फेवर में बैठता है, जो कि इसका स्टॉप लॉस रहेगा 894 रुपए का, 894 का। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली वोल्टास में प्ले कर सकते हो। और जैसा स्टार्टिंग से कंटिन्यू 18 को बोलते आ रहे कि मिड कैप पे आप ध्यान रखें, तो मिड कैप में दूसरे भी काफी अच्छे स्टॉक्स है, जैसे कि तेजस नेट में एक अच्छा मुझे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसमें का चाहे तो आप बेट ले सकते हैं। हमारे व्यूअर्स को मैं देना चाहूंगा 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 650 रुपए तक का टारगेट एक तेजस नेट पे भी अगर मिड कैप में कोई बाय करना चाहता है तो उस पर भी एक अच्छा व्यू बनता है। ठीक है, कुछ ITI लिमिटेड इस स्टॉक को देखें, ये बेसिकली ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सर्विसिंग की, और इस स्टॉक में हम देख रहे हैं लगातार अच्छा एक्शन, आज करीब 6-6.5% की तेजी दिखाते हुए। टेक्निकली क्या चार्ट्स और ज्यादा एक्टिव होंगे यहाँ से? जी हाँ, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो 97 जहां पे इसका पहला भी सपोर्ट जोन था, वहीं पे स्टॉक ने एक बेस बनाया और कोशिश तो की थी सपोर्ट बनाने की, और उसको सक्सेसफुली आज कॉन्कर भी किया है। तो हम एक अच्छा खासा बाउंस देख रहे हैं। जो इतना शार्प रिबाउंड है, इसके चलते स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, काफी सारे एवरेजेस को काफी अच्छी तरह से कॉन्कर किया है। शुरुआती ट्रेंड में ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम एक्शन भी काफी अच्छा है। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे जो गेन्स हैं ये और इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हालांकि 105-106 के जो जोन्स है जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, इसके करीब बन रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जिस तरीके का हम इसमें सेटअप बनता हुआ देख रहे हैं और एक शार्प डाउनसाइड के बाद एक हम रिबाउंड आते हुए देख रहे हैं, तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है ये होगा करीब 100 रुपए का। जो टारगेट है ये पहला आप 106 का लेके चलें, जो दूसरा टारगेट है ये 110 का। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, मूव भी अच्छी है, और वीक मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड दिखा रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज क्वाइट ऑब्वियस इन दिस वन। बहुत सारी कोई ऐसी बड़ी पॉकेट नहीं है जिससे बड़ी पार्टिसिपेशन अभी आ रही हो, लेकिन ऑफ कोर्स छोटे छोटे अगर थीम्स और सेक्टर्स देखें तो टेलीकॉम एंसिलरी चल रहा है, इस वजह से टी काउंटर्स में भी आपको मूव तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाजार क्या थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ टिल्टेड है। आप मैरिको को देखें, ब्रिटानिया को देखें, और ऑफ कोर्स फार्मा में आपको और फार्मा जैसे काउंटर्स भी देखें, तो इनमें क्या आज के लिए ध्यान रखना चाहिए, या फिर बाजार शॉर्ट कवरिंग का बाउट भी दिखा सकता है? रत्नेश, मिड कैप स्टॉक्स पर आप अभी जिक्र कर रहे थे, क्या आप कुछ मिड कैप नेम्स फ्रॉम डिफेंसिव भी देखना चाहेंगे? मैरिको जैसे काउंटर्स, या फिर लार्ज कैप से टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स? डेफिनेटली इस तरह के बाजार में डिफेंसिव सेक्टर एक सपोर्ट जरूर प्रदान करते हैं बाजार को। तो जिसमें आपने एक जिक्र करा है मेरिको, मुझे ऐसा लगता है कि मेरिको में एक अच्छा सपोर्ट लिया है इसने 480 रुपए का। एक बाउंस जरूर आ सकता है इसमें 510-515 रुपए तक का, तो उस पर एक प्ले करा जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 495। तो एक मेरिको पे जरूर आप बेट कर सकते हैं मिड कैप में से। थोड़ा सा डिफेंसिव FMCG का प्ले भी, और दूसरा आज थोड़ी सी आपको बाइंग तो दिख रही है टी काउंटर्स में, उसको देखते हुए क्या टाटा कंज्यूमर एक बेट होगी जिस पर आप एक स्टॉक होगा जिस पर आप बेट करेंगे कुछ?
जी हाँ, देखिए इसमें एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। हालांकि कंफर्मेशन के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन अगर मैं बाकी मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखूं तो एक बहुत ही क्लियर अपस्विंग हमें लौटते हुए दिख रहा है। आज की जो अपमूव है इसके चलते स्टॉक अपने की शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो है इनके ऊपर भी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बेट है मार्केट लाइक दिस, जहां पे स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम बनाया है और अब उसमें एक नई रैली की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बाय करें तो 725 इसको अपना टाइट स्टॉप लॉस लेके चले। पहला टारगेट यहाँ पे आपके लिए 740 का निकल के आएगा, दूसरा टारगेट 755 का निकल के आ रहा है। तो टाटा कंज्यूमर लुक्स लाइक इट्स बॉटमिंग आउट, और इंडिकेटर्स हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू हो सकती है। एलएनटी को देखिए, नेगेटिव ओपनिंग के बाद अभी अभी टर्न किया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो इसका इंट्राडे चार्ट लेके आई है। ये देखिए नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि स्टॉक चला नहीं है। लास्ट 1.5 सीरीज में करीब 100 रुपये चला हुआ है स्टॉक। 2-3 महीने का ग्राफ दिखाई, ये देखिए अच्छा खासा मोमेंटम में नजर आ रहा है। क्या ये 250 रुपये, 250-330-40 रुपये के लिए और अभी यहाँ से ठीक लग रहा है? क्योंकि प्रीवियस हाई इसका 2275 के आसपास था, वो उस डायरेक्शन में जा सकता है क्या? रत्ने जरा चार्ट चेक करके बताएं। एलएनटी का चार्ट कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन दिखा रहा है, अपने एवरेजेस के साथ में लेके चल रहा है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। चार्ट में अभी किसी भी तरह का इसमें मुझे नेगेटिव साइन नहीं दिखता है। तो मेरे हिसाब से जो एक करेक्शन होना था 2-1 दिन का, वो हो चुका है। 2205 ये स्टॉप लॉस बनेगा इसका, और पहला टारगेट या आज के इंटरडे का टारगेट 2270, और उसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन कर जाता है तो 2295। 2 टारगेट के लिए जरूर प्ले कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इंटरडे के लिए फेवर है। अगर आप इस समय सेंसेक्स के गेनर्स की लिस्ट देखेंगे तो जो प्रियंका आपको बता रही है बाजार का टिल्ट आपको बहुत साफ तौर पर नजर आएगा। इंडेक्स डेज लो, ओपनिंग लोज एटलीस्ट, डे तो हुआ नहीं है अभी, और बैंक निफ्टी भी लो ही की तरफ है। कोई रिकवरी अटेम्प्ट नहीं हुई है पिछले 10 मिनट में। लेकिन जो गेनर्स हैं वो टिपिकल आपके नाम ऐसे हैं जो डिफेंसिव कहलाते हैं, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, एलएनटी। तो ये हाल है। लेकिन एलएनटी भी अब एक स्ट्रॉन्ग मतलब डिफेंसिव एफएमसीजी और फार्मा के साथ साथ कैपिटल गुड्स भी लगता है एक बड़ा सेफ बेट है। मैं आपको बताऊं इसका रीजन क्या है। क्योंकि इसमें आईटी बहुत बड़ा पोर्शन हो गया है। जब से उसने एलएनटी की आईटी की 2 कंपनियां थी, फिर उसने माइंडट्री खरीद लिया, तो अब एलएनटी प्योर कैपिटल गुड्स है ही नहीं। हाँ राइट, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात सुनिए, उसके अंदर डिफेंस है, उसके अंदर रेलवेज है। यस यू राइट। तो 40% सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन तो इसका नॉन कैपिटल गुड आ गया है। राइट। इस वजह से इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है एलएनटी ले लीजिए। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कोई ना कोई सेक्टर जो चल रहा होगा उसका एक बेनिफिट मिलेगा। ये रीजन है कि एलएनटी जो है आजकल बहुत ज्यादा प्योर रिस्क ऑफ मामले में भी आपको एलएनटी हरे निशान एक नहीं तो दूसरी वजह से एलएनटी चलेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल चले। एलएनटी पर तो नजर रखनी ही चाहिए, लेकिन जहां एलएनटी की बात करें और कुछ डिफेंसिव्स की बात करें, आईआरबी इंफ्रा इस स्टॉक में आईटीआई लिमिटेड में जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट नजर आ रहा था रत्नेश, वैसे ही आईआरबी इंफ्रा में भी अच्छा एक्शन इस वक्त आप देखेंगे। करीब 3.5-4% की तेजी तो दिख चुकी है आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक की हम बात करें। और ताजा खबर ये भी आई है कि गुजरात के एक रोड प्रोजेक्ट के लिए प्रेफर्ड बिडर साबित हुए हैं। ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और एक स्टॉक खबर स्प्लिट के दम पर, और साथ ही स्टॉक स्प्लिट की न्यूज है जिसके चलते आज एक न्यूज फ्लो नजर आ रहा है। अब करीब 6% की तेजी नजर आ रही है। रत्नेश, इंफ्रा काउंटर्स, आईआरबी इंफ्रा पर तो एक न्यूज है, लेकिन इसके अलावा कैसे देखते हैं आप? आईआरबी इंफ्रा आई थिंक आज स्प्लिट भी हुआ है ये, और इसमें जरूर एक ब्रेकआउट दे रहा है। ये 33 रुपए के ऊपर इसमें पूरा कंफर्म ब्रेकआउट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसमें क्लोजिंग 33 रुपए के ऊपर आती है तो ये तैयार हो जाएगा अपना 38 रुपए और 40 रुपए के लिए। वहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका 29 रुपीज का। तो डेफिनेटली इसमें प्ले पॉजिटिव साइड जरूर बनता है, क्योंकि इसमें अगर आप चैनल डालेंगे ऊपर से तो उसका भी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फार्मा डॉक्टर रेड्डीज डिफेंसिव्स के तौर पर चल रहे हैं। इसी लिस्ट में आप देखेंगे कुछ और स्पेसेस सन फार्मा के अलावा अगर देखें डिविस लेबोरेटरी का स्टॉक भी है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक फार्मा में अपोलो हॉस्पिटल भी है करीब 0.5% की तेजी के साथ। कुछ इन स्पेसेस में से ये तमाम स्टॉक्स में हरे निशान में इस वक्त ट्रेड है। एग्जिस्टिंग पोजीशन, न्यू पोजीशन के लिहाज से ये स्टॉक्स आपको कैसे दिखते हैं, पर्टिकुलरली डिफेंसिव्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा?
जी देखिए डायग्नोस्टिक्स में रौनक आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे ना सप्लाई जोन बनता रहेगा, बिकॉज ध्यान रहे बहुत ही शार्प डाउन ट्रेंड के थ्रू गुजर रहे हैं, तो ट्रेडर्स विल लुक टू परहैप्स एग्जिट दीज स्टॉक्स। जहां तक डिवीज की बात है, ये बहुत ही क्लियर पैटर्न है। एवरी टाइम द क्वार्टरली रिजल्ट इज अनाउंस, द स्टॉक डिप्स शार्पली और फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता है विद स्लाइट पॉजिटिव बायस, और फिर हम वही डिप आते हुए देख रहे हैं। थैंकफुली फॉर अस जो डिप आना था वो करीब 15 से 20 सेशन पहले आ चुका है, और स्टॉक अब यहाँ से एक अप ट्रेंड अटेम्प्ट कर रहा है। एंड काफी अगर हम जो डिप है उसको एक बार के लिए इग्नोर करें, तो जो राइज है वो काफी शार्प है और काफी स्टेडी सी है। तो मेरे हिसाब से इसमें आप अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, बट मेरी सलाह रहेगी कि इसको ट्रेडिंग के लिहाज से ही लें, बहुत ज्यादा पोजिशनल बेट यहाँ पे फिलहाल ना लें। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें एंटर करते हैं तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है ये करीब 2870 के जो जोन है इसके आसपास बन के आ रहा है। पहला टारगेट आपके लिए करीब 3000 का ही बन के आ रहा है, सेकंड टारगेट विल बी 3050 का। सो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से डिवीज लैब अच्छा लग रहा है, आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। लैब पर बात हुई, अगर ऑटो पैक से कहीं से अगर पार्टिसिपेशन आ सकती है, या फिर मारुति का एक स्टॉक अजय काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मर भी हो गया, ये आई थिंक अक्टूबर एंड्स में 9700 के टॉप बनाने के बाद तब से नीचे ही एक जोन में घूम रहा है। हालांकि रिकवरी आई, छोटे छोटे मूव्स आए, लेकिन बहुत सस्टेन नहीं हुए। आज थोड़ी सी मारुति से आपको देखिए एक रिबाउंड आ रहा है, ये इन लेवल्स के आसपास है 8700 के पास, तो यहाँ क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है खुश? Well, this is how exactly the reaction is on Maruti. मतलब हम चाह रहे हैं कि what do you want to say? See, we wanted to break out and we wanted to go ahead, लेकिन somehow उसमें वो मोमेंटम नहीं आ रहा है। एंड देखिए आप 2-3 बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया, 9000 के करीब आया भी था कुछ सेशन पहले, लेकिन अगर मैं इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस देखूं तो वो क्रॉस करके नीचे आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म एवरेजेस को, व्हिच इज क्लियरली सजेस्टिंग कि हल्का सा प्रेशर तो देखिए बिल्कुल है इसमें। हालांकि मैं कहूंगा ये ट्रेडिंग के लिहाज से ही है। पोजिशनली अगर आप लेना चाहें लेट्स से फॉर क्वार्टर और 2, तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप थोड़ी पोजिशनल बेट लेना चाहें, हल्के से लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 8400 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ऊपर के लेवल पे आपके लिए जो 9000 का पहला लेवल है ये एज ए टारगेट एक्ट करेगा, एंड द 9300 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। बट एज आई सेड, नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम लेट्स से क्वार्टर और 2 मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से लेना चाहें, देन दिस इज परहैप्स गोइंग टू बी अ गुड एंट्री पॉइंट। तो बाजार में आपको ट्रेड्स तो बहुत ही मुश्किल से ढूंढने पड़ रहे हैं एक्चुअली। अब 17750 के आप नीचे ही हैं उसी सपोर्ट जोन के, और दबाव तो दिख रहा है बाजार पे, और रिकवरी भी अटेम्प्ट अगर हो रही है तो आपको, या फिर एक बाउंस जो दिख रहा है आपको वो, और वो भी अब लिमिटेड काउंटर्स में होता जा रहा है आपको, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर में, या फिर जिन स्टॉक्स की भी हम बात भी कर रहे थे डिफेंसिव बेट्स, वही दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको मूवमेंट सिप्ला जैसे काउंटर्स में जरूर दिख रहे हैं, लेकिन गेंस हैं वो इरोड हो रहे हैं पहले वाले काउंटर्स में, यानी डिविस लैब के गेंस इरोड हुए हैं। आप बाकी दूसरे जो ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स की बात करते हैं उनके गेंस इरोड हुए हैं, तो बाजार क्लियरली एक प्रेशर में तो दिख रहा है। तो रत्नेश, क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड्स फायदेमंद होंगे? क्या यहाँ से कोई शॉर्ट कैंडिडेट आपको दिखता है जहां से आज के लिए ट्रेडिंग गेंस बन पाए? शॉर्ट साइड में प्रियंका जी देखेंगे, मेरा व्यू ये रहेगा कि बड़े मूवमेंट बाजार में थोड़ी मुश्किल से मिलेंगे हमको, या बड़ा जो इंट्राडे हम चाहते हैं कि प्ले मिले वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। फिर मेरा वही व्यू रहेगा, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ कि मिड कैप में हमको ध्यान लगाना चाहिए। अगर तेजी का व्यू करना है तो एक तेजी का फिर में कोई काउंटर मिला है, फिन कैप मिड कैप स्टॉक्स में थे। फिन कैप में 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में फिर एक मोमेंटम आ रहा है अपसाइड में। मुझे ऐसा लगता है कि एज वेल एज होल्डिंग के हिसाब से, एज वेल एज इंट्राडे के हिसाब से फिन कैप एक काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है। होल्डिंग का मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा यहाँ पे 630 रुपए का, इंट्राडे का स्टॉप लॉस बताऊंगा मैं 675 रुपए का। मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट जो बनता है, पहला टारगेट बनेगा 705 का इंट्राडे का, और पोजिशनल टारगेट बनेगा 750 रुपए का। तो मेरे हिसाब से फिन केबल पे आप जरूर ध्यान लगाना चाहिए हमारे दर्शकों को, इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के हिसाब से। ओके, तो फिनोलेक्स केबल्स पर ये राय। वर्कहार्ट एक बार स्टॉक पर नजर डालते हैं। स्टॉक 5% अब ऊपर आ चुका है। कंपनी की इन्वेस्टर मीट भी हुई थी और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी यहाँ पर निकल कर आए। उनका कहना है कि कारोबार का जब रिस्ट्रक्चरिंग होगी उसके बाद $12 मिलियन के आसपास की सालाना सेविंग, सालाना बचत होने का अनुमान है। इस तरह की खबरें उनके और आउटकम उनके इन्वेस्टर मीट से निकल कर आ रहा है। तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्री के चलते वर्कहार्ट देखिए आज ऊपर है। कुछ काफी समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया है, हर लेवल पर नुकसान
डाउन हुआ है। अब ये जो तेजी दिख रही है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? जो भी फंस चुके हैं स्टॉक में, ये निकलने का मौका दे रहा है क्या वर्कहार्ड? देखिए, मैं कहूंगा इसको एक अलग लेंस से देखिए, विच इज फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो आपकी तो अब स्टॉक एक अच्छा खासा बेस बना के रिबाउंड कर रहा है। टेक्निकली अगर मैं एक दो फैक्टर्स कहूं तो देखिए, ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था, वहां से स्टॉक ने रिबाउंड किया है। जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं 20 डे मूविंग एवरेज, स्टॉक आज उसके ऊपर खुला भी है, सस्टेन कर रहा है, और जो इसके गेन्स हैं उनको बिल्ड कर रहा है। सो ये 2-3 टेक्निकल फैक्टर हैं। और एक अगर फैक्टर मैं इसमें ऐड कर सकूं तो वो है दी अजय फैक्टर। मुझे ध्यान है कुछ समय पहले अजय ने ये स्टॉक मेंशन किया था, एंड द स्टॉक्स दैट ही पुट्स ऑन योर रेडार, मैं बड़े कीनली उनको वॉच करता हूं। तो मेरे हिसाब से देखिए, स्टॉक में अच्छा खासा रिबाउंड है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो हो सकता है लॉस में ही हो, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें। अगर ये मोमेंटम है, ये सस्टेन कर जाता है, तो स्टॉक एक्चुअली 250 के लेवल्स भी दिखा सकता है इन द कमिंग कपल ऑफ मंथ्स। सो मेरे हिसाब से आप इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लें, 190 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। मेरे लिए पहला टारगेट जो है ये 215 का निकल के आ रहा है, और जो दूसरा टारगेट ट्रेडिंग के लिहाज से है वो 230 का है। वेल, थैंक्स फॉर दैट कुश। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि वॉकहार्ड, अगर आप वॉकहार्ड को स्टडी कर चुके हैं 5, 7, 10 साल से, तो ये आप कमेंट्री इनकी जो है ना पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए, क्योंकि वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने बड़े बड़े कारोबार बेच दिए, अब जो रेसिडुअल है उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। जब वो सारे एफर्ट्स जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए अर्निंग्स में, तब आप बैठ लीजिए, वरना ट्रेडिंग अपने लेवल्स देख के काम करिए, निकल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने प्रीवियस अवतार में बहुत बड़ी दिग्गज रह चुकी होती हैं, लेकिन समय बदलने के बाद इवॉल्व हो गया बिजनेस मॉडल, किसी और डायरेक्शन में चला गया, रेसिडुअल बिजनेस कम है, लीडरशिप में ट्रांजिशंस हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना कि आप अटक जाएं। ये देखिए लॉन्ग टर्म, एक टाइम पे क्या भाव हुआ करता था, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या मीडियम टर्म इन्वेस्टर गए थे ट्रेडिंग करने, बन गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाला मामला नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, लेवल्स के साथ काम करिए, थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए खबरों को नज़र रखिए, जैसा कि पूजा बता रही थी, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं। पूजा, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाती है। कई लोग ट्रेडिंग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्या करें, ये मार्केट ही ऐसा है। पूजा के पास कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। राइट, बिल्कुल जी, वर्कहार्ड में इसीलिए ये स्टॉक नोटिस भी आया, क्योंकि खबर के चलते लोग एंट्री लेने की भी कोशिश करेंगे, तो उस लिहाज से क्या लेवल्स आपको देखने चाहिए वर्कहार्ड में, ये अभी हम आपसे शेयर भी कर रहे थे। इस बीच आज फिर से देखिए कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां फोकस में हैं। आज वापस वोल्टास, सिम्फनी, ये सब स्टॉक आज चल रहे हैं, और हम बार बार इन स्टॉक्स पर फोकस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब समर सीजन की शुरुआत और जल्दी हो सकती है, हीट वेव भी आने की बात चल रही है, और लगातार इस स्टॉक में देखिए उसके पहले ये एक्शन बना हुआ है। सिम्फनी आज भी ऊपर है 2%, वोल्टास भी आज 2% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम सवाल लेना चाहेंगे, रत्नेश, क्या व्यू बन रहा है आपका इन स्टॉक्स पर? ये जो तेजी आ रही है, अभी भी खरीदारी के मौके देख रहे हैं आप, या फिर इन स्तरों पर ट्रेडर्स को अब एग्जिट कर लेना चाहिए? वोल्टास की तो मेरी सुबह भी चर्चा हुई थी इसके साथ में, जो हमने टारगेट दिया था एक बार उसके लगभग आ चुका है। अगर किसी ने हमारी उस पर राय पे बाय करा होगा तो वो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकता है, और उसको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 905 पे ला सकता है। ऊपर में टारगेट इसके अभी भी जो रिवाइज होंगे वो 940 तक जा सकते हैं। अगर हम सिम्फनी की बात करें तो सिम्फनी में डेफिनेटली एक अच्छा कल हमको वॉल्यूम देखने को मिला था। डेली चार्ट पे इसमें बेस बनता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो टारगेट बनेंगे वो 1216 तक के बनेंगे। पोजिशनल बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 1090 रुपए का। तो सिम्फनी में भी मेरे ख्याल से अभी मोमेंटम ये प्ले कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, बाजार में वो जो थोड़े बहुत गेन्स थे आपको वो तो इरोड होते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ काउंटर्स हैं मिड कैप आईटी के, कुछ काउंटर्स में क्या आप कोफोर्ज को एक बार कंसिडर करना चाहेंगे रत्नेश? क्योंकि ये काउंटर वैसे भी अच्छा है, कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो, इनकी चाल थोड़ी सी अलग भी चलती है। आईटी पैक इतना इस वक्त बुरा भी नहीं कर रहा, मूव्स एटलीस्ट पिछले 6 हफ्ते से देखें तो आईटी पैक में ही आपको एटलीस्ट एक मूव मिल रही है। कल तो एक नैस्डैक का प्रेशर है कि लार्ज कैप्स में आपको सेल ऑफ दिख रहा है आज, लेकिन कोफोर्ज, परसिस्टेंट, क्या ये मौका है इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पे खरीदने का? बिल्कुल, मिड कैप आईटी की बात करें तो मिड कैप आईटी काउंटर इस पर कंटिन्यू हम बुलिश बने हुए, जब भी हम शो में रहते हैं इस पर जरूर बात करते हैं। कोफोर्ज इनफैक्ट देखेंगे कि एक डील हुई थी, इसके बाद में इसमें गैप डाउन जो डील हुई थी और उसको उसने पूरा फील कर दिया है। अब ये वापस से तेजी के लिए तैयार हो गया है।
आज के लिए इसमें कंडीशनल बाय मैं बताता हूँ 4380 अगर इसके ऊपर ही निकलता है तो डेफिनेटली इसमें तेजी करना चाहिए, जो कि इसमें 100 रुपए तक की तेजी हमको फिर देखने को मिल सकती है। और वहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा इसका 4320 का। परसिस्टेंट के कंटिन्यू ये आउट परफॉर्म कर रहा पूरे आईटी पैक को। एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल गई है। थोड़ा सा इसमें डिप मिलता है कहीं पे आसपास 4850 4820 यहाँ पे कहीं मिलता है, तो इसमें वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि वापस से 4950 और 5100 ये दो टारगेट तक के लिए लेके आएगी। वहां पे स्टॉप लॉस इसका बनेगा 4720 का। दोनों में मेरे हिसाब से इसमें जरूर तेजी करना चाहिए। एक स्टॉक में सेल ऑफ है तो वो आप अच्छे स्टॉक्स में सेल ऑफ है तो आप ये भी देखें कि वो एक एक्यूमुलेशन के का मौका भी देते हैं, एंट्री पॉइंट भी आपको देते हैं, और ऐसे परसिस्टेंट को फोर्स पे रत्नेश को दिख भी रहा है। लेकिन आज सुबह से ही हम आपको एक और इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट के रिएक्शंस के कुछ पार्ट इंटरेक्शन के दिखा रहे थे। पीबी फिनटेक के को फाउंडर और सीईओ आशीष दहिया के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की थी। आइए पूरी वो खास कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं। पीबी फिनटेक का वो शेयर है जो पूरे न्यू एज स्पेस में अच्छी खासी मूव बजट के बाद से दे भी रहा है। आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या कंपनी के, आइए सुनते हैं। My stake has increased and will hopefully increase further by about 1% since the point when we went public till now. So why will your stake increase? Because we had ESOPs, which when you get the ESOPs, you exercise them and your stake goes up. And when you exercise them, you also have to pay taxes. Thank you. So for that, you have to sell some shares. That is how it is for most people. Has the public market forced you to rethink any of your strategies? The general mantra for a consumer tech or a fintech company was growth. And the more you grow, the more you are valued. That was the matrix which was used by PE investors. Yeah. But has the stock market or the public market compulsion forced you to rethink your growth strategy? So one of my frustrations is that the public market will claim that it has forced us to rethink our strategy, while our strategy has not changed at all. Oh, is it? At all. Okay. It is exactly what we were going to do, is what we are doing. Nothing has changed. But my frustration is that we will not be given credit of that in the end, because the market will spin its own story. And so the market will, or the media will spin its own story. And the story that fits the narrative right now is that the public markets have forced the companies to go towards profits. We have done nothing new. Our business is exactly what it was. Nothing has changed. But your expansion, maybe expenditure in terms of the new businesses which you are incubating, the employee hiring, all that has not changed because of public market compulsion. Let me actually explain. It was after the focus on profitability in the public markets that we started a lot of our new initiatives. Okay. Which did not exist. So in 2021, we did not have anything called new initiatives. This year, I'll be making almost 250 crores of losses on new initiatives, which did not exist at the point of the public markets euphoria. So all I'm saying is, maybe we're different, maybe we're out of step with the market. Yes, our new initiative costs have been coming down, but that's exactly what was planned to happen, because they went up and they came down. It wasn't that we're doing anything different. And I think I would love for people to appreciate reality for what it is, rather than, spinning their own narratives and putting everybody in the same bucket. SoftBank has sold half its stake. Yes. Tencent has about 9% stake. About 5%. About 5% stake. Yes. Okay, I stand corrected on that one. Are you getting a sense that more and more anchor investors are looking at reducing their stake? I wouldn't have a clue. So they did not approach you when they were selling in the public market? I can tell you very candidly the conversation I had. I had a call with all the anchor investors 1 day or 2 days before the lockup. And I told them I'm very, very grateful for all your guys' support. The company is strong, does not need your support at all. Do whatever you have to. And don't at any point believe that you owe the company something. And for that you have to hold on or sell or whatever. Whatever else anybody tells you, I'm telling you this straight from my mouth. It was a 5 to 10 minute call and that was it. And I don't think I have spoken to any one of them. Don't know. I can confirm I have never spoken to any one of them about whether they are buying or selling or what they are doing. That's their choice. The last reported data, and if I take the ESOP charges away,
you're actually making money, which means there's no cash burn. Yeah. And you've given a guidance that you will be positive, which is profitable, in FY24. Yes. Define that for us. First half, second half, first quarter, second quarter. No, full year. When we finish March 24, because see, we are a seasonal business, so you have some seasonality, etc. When we finish March 24, overall for that thing, we would be PAT positive, is my estimate. What could challenge your estimate? Not too much. And I'll tell you why. See, in our first year, we had ESOP charges of about 700 crores. Those will be down to 300 automatically. So that is a delta. We have 5,000 crores of cash that generates interest income. We have a renewals business which generates about 300 crores of revenue. It should generate about 450 crores next year. So, and that is a very high margin business. So all of this put together pretty much guarantees it. See, if anybody noticed, last quarter we did make 87 crore loss, but our ESOP charges were 111 crores. Over 100 crores. Yeah. So the moment you take that out, from a cash perspective, we have been not burning cash for a while. Our cash balance was the same at IPO as it is today. And that's why I'm saying I think what I was trying to tell the market is that yes, you're seeing losses, but those losses are ESOP charges, which are an That's not operating loss. which is an accounting charge, because the ESOP charges are for 5 years. You're giving the same amount of ESOP every year, but in the first year you're charging 700 crores, in the last year you're charging 40 crores for the same amount of ESOP every year. So that is just a delta of 660 crores that comes just from the ESOP charges. So when you say a number, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले जरा निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे देख लीजिए. हमारे साथ रत्नेश और कुश हैं. इंट्राडे अगर हम देखें, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है इंटरव्यू, आपको ज़रूर देखना है. एनएमडीसी स्टील्स के सीएमडी, आपको पता है स्टील बिजनेस डीमर्ज हुआ है, 30 रुपये का 35 रुपये का भाव है और स्टॉक इस समय सर्किट पे है. इनके बारे में हम बात करेंगे. फेयर वैल्यू 40 रुपये बता रहा था स्ट्रीट, और ये इस समय सर्किट पे है. रत्नेश और हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं. इंट्राडे ले आइए डायरेक्टर साहब, निफ्टी और बैंक निफ्टी का. देखना यह है कि पहले आधे घंटे में बाजार कमज़ोर हुआ और इस समय निफ्टी आपको डेज लो पे दिखाई दे रहा है. तो कुछ की जो भविष्यवाणी थी वो सही होती नज़र आ रही है. वेंचर ना करें कोई लॉन्ग ट्रेड लेना, और वहाँ से एक स्टेप डाउन हो गया बाजार. बैंक निफ्टी भी इस समय 40,500 के अच्छा खासा नीचे, 100 पॉइंट नीचे. डेज लो की जोन तो इनसे नीचे है, आप कह रहे हैं दोनों ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सपोर्ट जोन के नीचे ही खुला था. और इसीलिए कुछ ने बोला था कि कुछ भी शॉर्ट कवरिंग वगैरह के चक्कर में अभी तो मत लीजिए, ड्यूरिंग द डे देखेंगे. तो वो ड्यूरिंग द डे शुरुआत हो गई है. कुछ आप रिविजिट करना चाहेंगे अपने व्यूज को? अजय एक्चुअली मोर और लेस सेम ही है. कहीं ना कहीं वो कंफर्म ही होता हुआ दिख रहा है. और मैं अगर ऑप्शंस का डेटा देखूं तो 17,800 का जो पुट था, इसमें मुझे कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग दिख रही है. 17,700 पे एडिशन दिख रहा है. तो हो सकता है कि एक एक स्टॉपर लगे, और दिस इज मोर ऑफ अ स्पीड ब्रेकर रादर देन अ डेड एंड. तो अगर आपने इंट्राडे शॉर्ट किया था सुबह सुन के या डिस्कस करके, या जिस तरह से हमने मार्केट के बारे में कमेंट्री दी थी, तो एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट ले लें ऑफ द टेबल. दैट विल नॉट बी अ बैड आइडिया. But I don't think the worst is behind us in terms of a more positional trade. तो बिल्कुल अच्छा खासा आपको करीब 60 से 70 पॉइंट का शायद ज्यादा का आपको निफ्टी पे करीब 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे मिल रहा होगा प्रॉफिट. तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करते चलें. हो सकता है हम हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट लें. TCNS क्लोथिंग, TCNS ब्रांड्स, ये वाला एक बार स्टॉक देखिए. लास्ट 3-4 दिन से बाजार एक डायरेक्शन में जा रहा है और TCNS दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है. आज भी अच्छे वॉल्यूम के साथ डेज हाई पे है. हमने यहाँ 18 और स्वदेश पे कई बार इस बारे में बात की है कि ये किसी न किसी हद तक एक टेक ओवर कैंडिडेट भी है. हमें मालूम नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शन चल रहा है या नहीं, लेकिन एक महीने में फ्लैट हो गया और लास्ट 2 दिन से एक्टिव है. आज 7% ऊपर है. क्या लगता है चार्ट्स को देख के? TCNS 495 के आसपास. रत्नेश, TCNS ब्रांड का चार्ट दिख रहा हूँ मैं अजय जी. तो इसमें आप देखेंगे पहले तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में था, पर अब इसमें काफी अच्छे सपोर्ट पे आ गया है. 17 तारीख का चार्ट देखेंगे तो उसमें काफी अच्छे एक वॉल्यूम
एक्टिविटी भी हमको इसमें देखने को मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है। 440 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस बनता है होल्डिंग के हिसाब से, और इसमें डेफिनेटली एक जो टारगेट पहला 550 रुपए 550 रुपए का, और उसके बाद में फिर एक 580 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है लॉन्ग साइड में। इस पे जरूर एक बार चांस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट TCNS क्लोथिंग में। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, इस स्टॉक में भी आज तेजी है। अब दिन के दौरान अभी देखिए शुरुआती सेशन में ही करीब करीब 55 अंक ऊपर आ चुका है। 2.5% की तेजी रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स में देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक का अगर ट्रेंड देखें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर अच्छी तेजी भी बनी हुई है, और पिछले एक हफ्ते में ही करीब करीब 135 अंकों की तेजी भी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। कुछ रत्नामणि मेटल्स में अगर एंट्री लेना है तो क्या अभी भी मौके हैं, कर सकते हैं, या फिर अवॉइड करें? जी नहीं, कर सकते हैं। अगर मैं इसका सेटअप देखूं तो काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है स्टॉक ने। 2100 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और वॉल्यूम बैक अप मूव हमने आते हुए देखा है पिछले 2 दिनों में। आज भी हम फॉलो थ्रू बाइंग देख रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज वेरी अपैरेंट इन दिस वन। सो मेरे हिसाब से आप इसमें अभी फ्रेश एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एंटर करें तो 2350 के पहले टारगेट के लिए आप इसे बाय करें। तो दूसरा टारगेट है 2450 का है, जो इसका रिसेंट हाई था। और जो स्टॉप लॉस है मैं कहूंगा बड़ा टाइट सा लेके चले, करीब 2200 या 2180 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, तो बाय कर सकते हैं। और जो मोमेंटम है इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा चल रहा है। थर्मेक्स में अभी एक तेजी आई है। स्टॉक अब ऑलमोस्ट 3% ऊपर आ चुका है। 55 अंकों की तेजी करीब थर्मेक्स में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। रत्नेश, क्विकली यहाँ पर राय दीजिए, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप थर्मेक्स में इस वक्त? थर्मिस में के टेक्निकल बाउंस बन रहा है जो कि काफी अच्छा, हालांकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इतना ज्यादा इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बनने के चांसेस कम है। हालांकि एक सपोर्ट जरूर 1980 रुपए का इसने लिया है, तो एक टेक्निकल बाउंस जो प्ले कर सकते हैं सेल ऑफ के बाद का 2100 रुपए तक का, वो वहां तक के लिए प्ले कर सकते हैं। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा 1980 रुपए का, प्योरली टेक्निकल बाउंस के लिए। तो अब 17,700 के नीचे भी स्लिप हुआ है, और वहाँ आप बैंक निफ्टी में 40,400 के नीचे 40,370 के पास आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। तो मार्केट में भी इस वक्त आपको शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर तो दिख रहा है। अदानी इंटरप्राइज इनफैक्ट अब 8% और गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या थोड़ा सा रिस्क और बढ़ गया है, या फिर शॉर्ट सेलर्स के लिए रिवॉर्ड की सिचुएशन अब दिख रही है? कुछ अगर आप 17,750 जो एक सपोर्ट जोन है उसके नीचे, उससे वेल नीचे, इनफैक्ट काफ़ी पॉइंट्स नीचे, लगभग 70-80 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्या नीचे का दायरा खुला है आपके हिसाब से, या फिर रिकवरी अटेम्प्ट हो सकती है? देखिए, ब्रॉडली तो स्ट्रक्चर वीक है, और नीचे के ही ट्रेड जो है, नीचे का जो मोमेंटम है, ये मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा। एंड आई डोंट वांट टू थ्रो बिग नंबर्स जस्ट येट, बट हो सकता है कि ये जो डाउन साइड है ये काफी बड़ी ओपन हो जाए। लेट्स जस्ट स्टिक टू अ डे और 2 जब हम एक्सपायरी को ध्यान में रख के ट्रेड कर रहे हैं। 17,500 17,800 जो पुट था, इस पर अच्छा खासा बेस था, लेकिन जो सबसे बड़ा अगला बेस था दैट वाज डायरेक्टली एट 17,500। तो अगर हम ये 17,700 के जोन्स हैं इसमें आज इंट्राडे बाउंस आते हुए नहीं देखते हैं, तो 17,500 के जो जोन्स हैं ये भी ओपन हो सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई होगा। 40,300 के आसपास अगर हम नहीं होल्ड करते तो 40,000 के नीचे स्लिप होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स हैं, अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं, सो दीज आर द लेवल्स दैट यू शुड वॉच आउट फॉर। इन लेवल्स पे आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, व्हिच इज 17,750 जो सपोर्ट जोन आपने बताया, और 40,600 40,500 जो ये लेवल्स हैं, यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चले। आप कंटिन्यू करना चाहें स्टॉप शॉर्ट पोजीशंस, तो 17,500 का टारगेट रहेगा ऑन द निफ्टी, एंड 40,000 का टारगेट रहेगा ऑन द बैंक निफ्टी। आप शॉर्ट साइड के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं, रिवॉर्ड कैन बी देयर अगर आप यहाँ पर और नीचे का लेवल देखते हैं तो। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपायरी वीक है, तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट। बहुत क्लियरली आपको एक कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं आती, लेकिन चांसेस शॉर्ट साइड के ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के ज़्यादा दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर आप पिछले 5-7 मिनट में देखें तो आपको जो गेंस पहले दिख रहे थे वो भी अब आपको इरोड होते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स आपको दिख रहे थे, स्टील काउंटर्स में JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में मूव थी, वो अब इरोड हो चुके हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इन सब के गेंस इरोड हुए हैं। इनफैक्ट अब थोड़ी सी अगर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, पीछे के मिनट्स में कुछ बाइंग दिखने को मिल गया, तो आपको कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में देखने को मिली है, जो क्योंकि वो कोल प्रोड्यूसर्स होते हैं और गर्मियों के चलते पावर माइंस को, पावर यूटिलिटीज़ को
कोल की कैपेसिटी और ये सप्लाई प्रोवाइड करता है, तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से कोल इंडिया एक प्रेफरेबल बेट हो सकता है। तो ऐसे में क्या अगर समर्स अहेड को पावर रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए क्या कोल इंडिया जैसा स्टॉक या फिर अदानी पावर जैसा स्टॉक्स एक सेफ बेट होगी रत्नेश? अडानी को तो मैं थोड़ा सा अवॉइड मैंने टाटा पावर कहा, नहीं मैंने अदानी नहीं, टाटा पावर कहा और कोल इंडिया कहा। सॉरी माय बेड। टाटा पावर में डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो टाटा पावर में हालांकि इंट्राडे के मोमेंटम के हिसाब से तो नहीं बोलूंगा, पर पोजिशनल मोमेंटम के हिसाब से जरूर 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एक बार बेट कर सकते हैं, जो कि 215 और फिर 220 तक के लेवल तक के लिए जा सकता है। बट अभी इंट्राडे में या बहुत जल्दी इसमें मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलेगा। और कोल इंडिया में देखें तो मेरे हिसाब से एक 200 मूविंग एवरेज के जरूर सपोर्ट पे आ गया है, बट अभी इसमें इतनी ज्यादा चार्ट पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मुझे। तो मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा कोल इंडिया को एक बार के लिए भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में कुछ मोमेंटम इसमें निकलता है लाइक 225 रुपए के ऊपर, तभी इसमें हाथ डालना चाहिए। देंगे लेकिन मूव्स आपको जो थोड़ी बहुत मूव्स हैं वो आपको फार्मा एफएमसीजी में, हालांकि शुरुआती जो गेंस थे वो जरूर इरोड हुए हैं। ऐसे में और कहाँ शॉर्ट कैंडिडेट्स ढूंढने चाहिए? क्या कुछ कोई और स्टॉक रडार पर आ रहा हो? देखिए बैंकिंग हैज बीन अंडर प्रेशर एंड कंटिन्यूज टू रिमेन सो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप शॉर्ट कैंडिडेट्स जो है ये बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। हालांकि अब हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाएगा, स्पेशली इन सम ऑफ द PSU नेम्स, इवन इन सम ऑफ द लार्जर प्राइवेट नेम्स, क्योंकि अब ये सपोर्ट जोन के पास आए हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हो तब ये स्टॉक्स जो है बिल्कुल आपके रेडार पे होने चाहिए। SBI राइट नाउ, बैंक ऑफ बड़ौदा, दीज आर द डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट यहाँ से अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा इनको लॉन्ग करने के लिए, बट स्ट्रक्चरली ये थोड़े वीक हो चुके हैं। आप देखिए सारे ऑलमोस्ट lot of these stocks are trading below their 200 DMA, तो वीकनेस तो कहीं ना कहीं है। तो अगर आप शॉर्ट कैंडिडेट ढूंढ ही रहे हो तो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक्स पे जरा सा अपना नजर रख सकते हैं। ओके, तो बैंकिंग स्टॉक्स को अपने रडार में रखिए अगर आपको शॉर्ट करना हो, यहाँ पर दबाव बढ़ सकता है। इस बीच इन्फोएज के शेयर पर नजर डालते हैं। ये स्टॉक आज 2% ऊपर है और लगातार यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है, एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। अभी हाल फिलहाल में नतीजे भी आए, कुछ वर्टिकल्स ने इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, 5300 के लेवल्स देख रहे थे, आगे के लिए मार्जिन में सुधार की बात कर रहे हैं, बट स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है और लगातार यहाँ पर गिरावट ही बन रही है। रत्नेश, इन्फोएज इंडिया ये जो अभी इस वक्त लेवल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या फ्रेश एंट्री के लिहाज से आपको ठीक है? स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? चार्ट्स पर क्या और करेक्शन देख रहे हैं इस वक्त, या फिर तेजी के लिए सही मौका है? नौकरी का चार्ट देखूं मैं तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे है। 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड करना है। 200 मूविंग एवरेज भी फॉलिंग का हो चुका है। इवन की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के भी नीचे इसने ट्रेड कर दिया है। इसमें 13 फरवरी को काफी हेल्दी वॉल्यूम हमको देखने को मिला था, पर उसके बाद में भी कुछ इसमें खास एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिली। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ लॉन्ग इनिशिएट अभी करना चाहिए। एक बार इसमें अगर 3450 ये अपने लेवल को तोड़ देता है तो फर्दर इसमें हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है 3300 रुपए तक के लिए। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग साइड में तो इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। अभी फिलहाल तेजी करने की राय तो इन्फोएज में नहीं दी जा रही है। एक और स्टॉक जहां पर कि प्रेशर बन रहा है कल की तेजी के बाद, वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। कल अच्छी तेजी थी लेकिन आज स्टॉक में गिरावट है, करीब 2.5% से ज्यादा की कमजोरी इसमें देखने को मिल रही है। कल खबर भी आई थी कंपनी ने एक नया प्लांट शुरू किया उड़ीसा में, उसके चलते एक तेजी दिखी थी। कुछ अभी क्या करें सुप्रीम इंडस्ट्रीज? अगर किसी की पोजीशन हो तो अभी निकल जाए, अगर ट्रेडिंग का नजरिया हो इसमें तो? देखिए आज की वीकनेस है, बट अदरवाइज द स्टॉक इज एक्चुअली मेकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल हायर हाई हायर लोस के जो पैटर्न है ये बना रहा है, तो स्ट्रेंथ बहुत ही क्लियरली इसमें एविडेंट है। लेकिन आपने सही पूछा कि अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो क्या करें। मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे आप 2600 2650 के जो जोन्स हैं इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करें। इसके नीचे स्लिप होता है तो इसके जो सपोर्ट जोन है उसको भी ब्रेक कर देगा, अपना जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक करेगा और फिर वहां पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप आ चुका है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की राय यहाँ रहेगी। लेकिन इस बीच